दिक्कत आती है तो पूछना। ये बार बार नहीं होगा, ये एक बार ही होता है, अगर ढंग से कर लिया तो कर लिया बस। ठीक है जी, नेक्स्ट करते हैं फिर हम लोग डिस्कस। ठीक है, सो इसमें सबसे पहले हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर है, गवर्नेंस के पर्सपेक्टिव से भी इम्पॉर्टेंट है और करंट अफेयर के पर्सपेक्टिव से भी इम्पॉर्टेंट है कि रिसेंटली डिपार्टमेंट रिलेटेड पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी, बताया था ना, स्टैंडिंग कमेटीज एंड आपकी एड हॉक कमेटीज, दो तरह की पार्लियामेंट की कमेटीज होती हैं। स्टैंडिंग कमेटीज मतलब जो हर साल कॉन्स्टिट्यूट की जाती हैं, मतलब हर साल ये कमेटी जो है हर बार कॉन्स्टिट्यूट की जाएगी, मतलब ऑलवेज प्रेजेंट रहती है, आप ये बोल सकते हो। एड हॉक मतलब कोई इशू आया, उस इशू को रिजॉल्व करने के लिए आपने कमेटी बनाई, जैसे ही इशू सॉल्व हो गया कमेटी को खत्म कर दिया। जैसे रिसेंटली एक कमेटी बनी है जिसके चेयरमैन है रामनाथ कोविंद, हमारे पूर्व जो राष्ट्रपति हैं। कौन सी कमेटी है वो, कौन सी कमेटी है? कमेटी फॉर द साइमल्टेनियस इलेक्शंस। जो ये बात कर रहे हैं ना कि विधानसभा के इलेक्शंस, पंचायत के इलेक्शंस और लोकसभा के इलेक्शंस एक ही टाइम पे, एक ही दिन पे हो जाए पूरे देश में, उसके लिए भी एक कमेटी बनाई है, दैट इज एडहॉक कमेटी। जब वो अपनी रिकमेंडेशंस दे देंगी, जो कि उन्होंने रिकमेंडेशन सबमिट कर दी है, उसके बाद उस कमेटी का कोई काम नहीं है। तो यहाँ पे एक स्टैंडिंग कमेटी है, ऑलवेज अवेलेबल ऑन पर्सनल पब्लिक ग्रीवियंसेस लॉ एंड जस्टिस, हैज रिव्यूड लीगल एड अंडर लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज एक्ट। सो दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, इसके बारे में हमें पता होना चाहिए। लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज एक्ट ऑफ 1987। ये एक्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक आर्टिकल है, आर्टिकल 39A, दैट इज इंक्लूडेड इन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। सो यहाँ पे आर्टिकल 39A बोलता है फ्री लीगल एड के बारे में। फ्री लीगल एड मतलब क्या है कि जिनके पास क्षमता नहीं है, कैपेसिटी नहीं है लॉयर को हायर करने की या पैसा लगा के केस लड़ने की, उन लोगों को, जो वो वल्नरेबल सेक्शन है, उसमें गरीब बंदा भी हो सकता है, उसमें वुमेन भी हो सकती है, उसमें SC ST भी हो सकते हैं, उसमें कोई ऐसा पर्सन भी हो सकता है जिसके साथ रेप हुआ है या फिर किसी एट्रोसिटी का वो शिकार हुआ है, आप बोल सकते हो, उनको फ्री लीगल एड प्रोवाइड करनी है। मतलब उनको लॉयर वगैरह और जितना भी केस का खर्चा होता है उनका मुफ्त में चल जाएगा। अब मुफ्त में चलाना है तो वो खर्चा कौन उठाएगा? सरकार। तो सरकार ने ये वाली चीज प्रोवाइड करने के लिए एक एक्ट पास किया था पार्लियामेंट में, दैट इज लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज एक्ट ऑफ 1987, जिसके तहत ऑल ओवर इंडिया अलग अलग अथॉरिटीज क्रिएट की गई हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, स्टेट लेवल पे, नेशनल लेवल पे, जो जिनके पास कैपेसिटी नहीं है उनको फ्री लीगल सर्विस प्रोवाइड करती है। लीगल सर्विस में सुजेशन लेना या एडवाइस लेना भी हो सकता है, लीगल सर्विस में कोई PIL फाइल करना भी हो सकता है, कोई केस फाइल करना भी हो सकता है, लीगल सर्विस में केस का जो ट्रायल है उसका चलना भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, आप बोल सकते हैं एनी काइंड ऑफ लीगल सर्विस, सिंपल। तो इसके ऊपर इन्होंने रिसेंटली रिव्यू किया है कि जो ये फ्री लीगल एड है ये कितने अच्छे तरीके से मिल पा रही है और प्रेजेंटली हमारे देश में क्या क्या इसकी खूबियां हैं और क्या क्या इसकी कमियां हैं, उसी के बारे में ये पूरा आर्टिकल आपका डिस्कस कर रहा है। तो देखो यहाँ पे, द लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज एक्ट ऑफ 1987, इट एम्स टू प्रोवाइड फ्री एंड कॉम्पिटेंट लीगल सर्विसेज टू द वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी in line with article 39A। it is very important, article 39A के ऊपर कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, मतलब सीधे तौर पे क्वेश्चन आ जाता है, कई बार स्टेटमेंट की फॉर्म में क्वेश्चन आ जाता है कि जो फ्री लीगल सर्विस है ये कौन से आर्टिकल के अंदर मेंशन की गई है। अच्छा, फ्री लीगल सर्विस की जब हम बात करते हैं, क्या ये फंडामेंटल राइट है?
free legal service is a fundamental right or not? It is a fundamental right as well under article 21 of the constitution, that is right to life and personal liberty. तो मतलब फंडामेंटल राइट भी है फ्री लीगल एड, और डीपीएसपी मतलब सरकार के लिए सुजेशन भी देता है कॉन्स्टिट्यूशन की ये चीज प्रोवाइड करनी है आप लोगों ने, सिंपल राइट। सो यहाँ पे देखो, इट एस्टेब्लिश्ड नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी दैट इज कॉल्ड एज, 2 मिनट रुक जाओ, that is called as NALSA, that is called as NALSA, नेशनल क्या है ये, नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी। इसको किसके तहत बनाया गया है, लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज एक्ट ऑफ 1987, सिंपल चीज है, अभी बना लो अगर आपने बनानी है तो बनेगी। सो हमने यही देखा है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 2 का आर्टिकल्स है, एक तो आर्टिकल 39A है और दूसरा आर्टिकल है 21। 39A की बात करते हैं तो ये डीपीएसपी का आर्टिकल है, 21 की बात करते हैं तो ये फंडामेंटल राइट्स का आर्टिकल है। दोनों में ही मेंशन किया गया है अबाउट द फ्री लीगल एड, मतलब समाज में जो वल्नरेबल सेक्शन है, वीकर सेक्शन है, उनको क्या है आपने लीगल सर्विस फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करनी है। इस चीज को प्रोवाइड करने के लिए सरकार के द्वारा एक एक्ट पास किया गया इन द ईयर 1987, जिसको हम बोलते हैं लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज एक्ट ऑफ 1987, जिसके तहत एक बॉडी बनाई गई जिसका नाम है नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी नलसा, जिसकी आपकी जो ऑफिसेज हैं वो आपको सेंट्रल लेवल पे, स्टेट लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे देखने को मिल जाते हैं, सिंपल राइट। नेक्स्ट देखो, एज पर द लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज एक्ट ऑफ 1987 किस किस को, कौन कौन सी कैटेगरी के लोगों को फ्री लीगल सर्विस प्रोवाइड की जाएगी। नंबर 1 इसमें देखो, अ मेंबर ऑफ शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब, इसके ऊपर ना क्वेश्चन पूछा गया है एक्चुअली कि किस किस को लीगल सर्विस मिलती है, तो शेड्यूल कास्ट के बंदे को मिल सकती है, शेड्यूल ट्राइब के बंदे को मिल सकती है। नंबर 2, अ विक्टिम ऑफ ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन बीइंग्स और बेगार, मतलब किसी से जबरदस्ती मजदूरी करवाई जा रही थी या ह्यूमन ट्रैफिकिंग मतलब उसका व्यापार किया जा रहा था, राइट, उसको भी मिल सकती है। नंबर 3, अगर हम बात करें अ वुमेन और चाइल्ड, एक बच्चे का कोई केस चल रहा है उसको भी मिल सकती है, वुमेन को भी मिल सकती है। देन उसके बाद अ मेंटली इल और अदरवाइज डिसेबल्ड पर्सन, किसी भी तरीके की डिसेबिलिटी है, मतलब कोई यंग नहीं है, मतलब डिसेबल्ड बंदा है या फिर मेंटल तौर पे डिसेबल्ड है, उसको भी मिल सकती है। देन अ पर्सन अंडर सर्कमस्टांसेस ऑफ अंडर सर्व्ड वांट्स सच एज बीइंग अ विक्टिम ऑफ मास डिजास्टर, कोई बहुत बड़ा मान लो कि लैंडस्लाइड हो गया या बहुत बड़ी महामारी फैल गई, उसको मास डिजास्टर बोलेंगे, जिसमें बहुत सारे लोग अफेक्ट हुए हैं, उसका कोई विक्टिम है, उसका कोई केस चल रहा है। नंबर 2, एथनिक वायलेंस, जैसे फॉर एग्जांपल मणिपुर के अंदर हो रहा है, दैट इज एथनिक वायलेंस, मतलब क्या है, अलग अलग एथनिसिटी की जो ट्राइब्स हैं आपस में लड़ रही हैं, उसका शिकार हुआ है वो बंदा, उसको मिल सकता है। देन कास्ट एट्रोसिटी, जो हमारे समाज में बहुत ही फेमस है। अच्छा, सुबह सुबह मेरे सामने एक वीडियो आई इम्तियाज खान की, इम्तियाज खान ही है ना, डायरेक्टर है, वो एक मूवी बना रहा है चमकीला करके, आपने सुना होगा, परिणीति चोपड़ा और दलजीत दोसांझ की। उसकी सुबह सुबह मेरे सामने एक वीडियो आई और वो यही बात बोल रहा है कि पंजाब के अंदर 10 गुरु हमें देखने को मिले हैं और इतना धर्म देखने को मिलता है, लेकिन स्टिल पंजाब के अंदर कास्ट सिस्टम जो है ये एग्जिस्ट करता है, मतलब ऊपर की कास्ट, लोअर कास्ट, और आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो, नॉर्थ टू साउथ, ईस्ट टू वेस्ट, हर जगह कास्ट सिस्टम आपको देखने को मिलेगा, उसका कोई शिकार है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अक्सर ही आपने उस दिन हमने बात की थी कि मान लो कि पंजाब के अंदर किसी को एक शब्द यूज किया जाता है चूड़ा, अगर किसी को ये शब्द बोल के आपने संबोधित किया, ये जो चूड़ा शब्द बोला जा रहा है ना, दैट कम्युनिटी इज रिलेटेड टू द दलित, या फिर आप बोल सकते हो एससी कैटेगरी,
तो वो बंदा क्या कर सकता है, केस कर सकता है, लेकिन उसको लॉयर हायर करने की जरूरत नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है, क्योंकि कास्ट के बेसिस के ऊपर एट्रोसिटी उस बंदे के साथ हुई है। देन फ्लड आया, ड्रॉट आया, अर्थक्वेक आया, कोई इंडस्ट्रियल डिजास्टर हुआ, जैसे भोपाल गैस ट्रेजेडी बड़ी मशहूर है आप बोल सकते हो, और अराउंड इन द ईयर 2020 आंध्र प्रदेश में भी एक गैस लीक हुआ था। तो इस तरीके का कुछ होता है, ऐसी एट्रोसिटी होती है। और एन इंडस्ट्रियल वर्कमैन, मान लो इंडस्ट्री में काम करने वाला है बंदा, उसके साथ कुछ गलत हुआ है, कोई एक्सप्लॉइटेशन हुई है, वो हो सकता है इन कस्टडी, जो बंदा कस्टडी में हो। तो इनमें से कोई भी लीगल सर्विस ले सकता है। लास्ट, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिसको आपने याद रखना है, अ पर्सन इन रिसिप्ट ऑफ एनुअल इनकम लेस देन द अमाउंट मेंशन्ड इन द फॉलोइंग शेड्यूल। अब यहां पे क्या है, याद रख लो इस चीज को, अगर तो हम सुप्रीम कोर्ट में फ्री लीगल सर्विस की बात करते हैं, तो वहां पे पर्सन की सालाना इनकम जो है वो 5 लाख से कम होनी चाहिए। क्लियर है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट तो देश में एक ही है, तो वहां पे 5 लाख से कम इनकम वालों को फ्री लीगल सर्विस मिलती है। और जब हम बात करते हैं हाई कोर्ट्स की, तो ये वेरी करता है। क्यों ये वेरी करता है, कि स्टेट के रूल्स क्या बोलते हैं, स्टेट टू स्टेट मिनिमम इनकम का जो लेवल है वो वेरी करता है। तो वो तो याद करने की हमें जरूरत नहीं है, सुप्रीम कोर्ट वाला याद कर लो कि कम से कम 5 लाख से कम इनकम आपकी सालाना होनी चाहिए, फिर आपको सुप्रीम कोर्ट में इस अथॉरिटी के तहत नलसा जो है आपको फ्री लीगल सर्विस प्रोवाइड करवाएगा। अगर 5 लाख से ऊपर है फिर नहीं करवाएगा, सिंपल चीज, राइट। नेक्स्ट अगर हम बात करें, रोल ऑफ नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी दैट इज नलसा इन रेंडरिंग फ्री लीगल एड इन इंडिया। क्या क्या किया है अभी तक नलसा के, क्या क्या इनिशिएटिव रहे हैं। नंबर 1 देखो, लीगल एड क्लिनिक्स। क्लिनिक क्या होता है, एक छोटा सा हॉस्पिटल आप बोल सकते हो, मतलब उसमें सारी सर्विसेज तो नहीं होंगी, लेकिन हाँ इमरजेंसी अगर थोड़ी बहुत होती है, थोड़े बहुत किसी इशू को सॉल्व करने के लिए आप क्लिनिक में जाते हो, वैसे लीगल क्लिनिक्स ओपन किए जाते हैं। मतलब क्या है कि नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के कुछ बंदे, जैसे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे इसका दफ्तर बना होता है, कभी भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के कॉम्प्लेक्स में जाना, वहां पे आपको नलसा का दफ्तर मिल जाएगा। वो लोग क्या करते हैं, जगह जगह पे कैंप लगाते हैं, कुछ कुछ टाइम के लिए स्टे करते हैं, कि इस ब्लॉक में कर लिया, उस ब्लॉक में कर लिया, लोगों को अवेयर करने के लिए कि आपको फ्री लीगल सर्विस मिलती है, कहीं आप इस डर से केस से पीछे ना हट जाएं कि हमारा पैसा लग जाएगा। सो जस्टिस आपको इन बेसिस के ऊपर आपसे नहीं छीनी जाएगी कि पैसा नहीं है आपके पास, है ना। मोस्टली यही होता है कि जिसके पास पैसा है वो केस लड़ सकता है, उसी को जस्टिस मिलेगी, तो उसी चीज को यहाँ पे एक तरीके से खत्म किया जा रहा है। तो ग्रास रूट लेवल पे आपने फ्री लीगल असिस्टेंस प्रोवाइड करनी है। नंबर 2, मोबाइल लीगल एड यूनिट्स। मतलब अगेन छोटे छोटे ग्रुप्स बनाए होंगे नलसा ने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, जो एक गांव से दूसरे गांव हर दिन मूव करते रहते हैं। जैसे वो नहीं आती मोबाइल लाइब्रेरी, मोबाइल लाइब्रेरी देखिए, मोबाइल मतलब मूव करने वाली। अरे वो बस के अंदर बुक्स लगा के घूम रहे होते हैं, देखी नहीं वो, क्या कहते हैं उसको, मोबाइल लाइब्रेरी तो बोलते हैं उसको, जो एक जगह से दूसरी जगह आप बोल सकते हो जाते हैं। उस तरीके से ये घूमते रहते हैं, लोगों को अवेयर करने के लिए कि तुम्हें फ्री लीगल सर्विस मिलती है। देन पैरा लीगल वॉलंटियर्स, मतलब इनके साथ जो कनेक्टेड होते हैं, ये एक्चुअली क्या करते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कोशिश करते हैं कि हर एक ब्लॉक में से एक एक दो दो बंदों को आप बोल सकते हैं अपने साथ जोड़ा जाए, जो लोग क्या है इनकी जो सर्विसेज है उनको लोगों तक पहुंचाने में मददगार होंगे, लोगों को बताएंगे। और उनको पता चला कि हमारे गांव में किसी का केस चल रहा है, उस बंदे को जरूरत है, तो उसको वहां से नलसा के दफ्तर तक पहुंचाने का काम करते हैं, मतलब उनके वॉलंटियर्स। जो मतलब ऐसा नहीं कि तनख्वाह नहीं मिलेगी उस केस में, वो अपनी मर्जी से कनेक्ट होते हैं, हालांकि सरकार दे देती है पैसे कुछ ना कुछ, बट वॉलंटियर का मतलब क्या होता है कि तनख्वाह आपको नहीं मिलेगी। ऐसा जैसे ये आपने सुना होगा कि ये सरकारी स्कूलों में भी कुछ वॉलंटियर लेवल पे पढ़ाते हैं, उनको 2 3 4 5 हजार रुपए मिल जाता है, बाद में वो क्या बोल देते हैं हमें पक्का करो। वो पक्का करने का कोई कंसेप्ट नहीं है, क्योंकि आप एज अ वॉलंटियर वहां पे जुड़े थे। वॉलंटियर का मतलब होता है सरकार को जब नीड है आप काम करोगे, नहीं है तो आप नहीं करोगे। वो भी सरकार अपनी तरफ से पैसा दे देती है, अदरवाइज वॉलंटियर को पैसा देने की जरूरत भी नहीं होती, क्योंकि वॉलंटियर का मतलब ही ये होता है कि अपनी मर्जी से वो बंदा काम कर रहा है, उसको पैसे की जरूरत नहीं है। देन स्पेशल इनिशिएटिव्स इनके द्वारा लिए जाते हैं, मतलब
कैंपेन्स निकाली जाती है, रैलीज निकाली जाती हैं जस्ट लोगों को अवेयर करने के लिए। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन मतलब हमारे देश में कई ऐसे केसेस और ऐसी वर्डिक्ट्स आई हैं सुप्रीम कोर्ट की जिसकी पीआईएल, पीआईएल मतलब पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, वेरी मच इंपॉर्टेंट। जॉली एलएलबी मूवी देखिए, दैट इज ऑल अबाउट पीआईएल, वहां पे यही तो होता है। पीआईएल क्या होता है? पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, मतलब जनता की भलाई देखते हुए आप जनता के बिहाफ के ऊपर कोर्ट में केस लगा रहे हो। मान लो कि मैंने देखा कि हमारे गांव में एक परिवार है, उसके साथ बहुत ज्यादा ज्यादती हो रही है, उसके फंडामेंटल राइट्स को हार्म किया जा रहा है। उन बंदों को नहीं पता कि कैसे केस करना है, क्या करना है, मैं उनके बिहाफ के ऊपर वो केस डाल देता हूं। That will be called as public interest litigation। मैंने अपने इंटरेस्ट के लिए केस नहीं लगाया है, किसी दूसरे के इंटरेस्ट के लिए, जनता के इंटरेस्ट के लिए, समाज के किसी तबके के इंटरेस्ट के लिए मैंने केस लगाया है। और नलसा के द्वारा एक फेमस लिटिगेशन स्टार्ट की गई थी, जैसे आप बोल सकते हो, दैट इज अबाउट द ट्रांसजेंडर कम्युनिटी राइट्स। ट्रांसजेंडर, ये जो ये थर्ड जेंडर वाला कंसेप्ट हमारे यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट लेके आई है, आज के टाइम पे आपको फॉर्म्स के अंदर ये देखने को मिल जाएगा, मेल, फीमेल और थर्ड जेंडर, ये देखने को मिलता है ना। कुछ साल पहले तक वो थर्ड जेंडर वाला क्लॉज नहीं हुआ करता था। तो वहां पे जो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन डाली गई थी, जिसमें वो गौरी क्या शंकर है कि शेखावत है, समथिंग लाइक दैट, एक ट्रांसजेंडर वुमेन है जिसके ऊपर सुष्मिता सेन की एक वेब सीरीज भी है, दैट इज कॉल्ड एज ताली। आपने शायद सुना होगा, सुष्मिता सेन की बड़ी फेमस, रिसेंटली थोड़ा टाइम पहले आई थी। वो भी इस केस में इन्वॉल्व थी, जहां पे ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को एज अ थर्ड जेंडर का आप बोल सकते हो अधिकार दिलवाया गया। मतलब बहुत हिस्टोरिक वर्डिक्ट है। हमारे देश में एक बहुत बड़ा चेंज आपको देखने को मिला कि पहले मेल फीमेल, अभी थर्ड जेंडर का कंसेप्ट आ गया। तो ये सब किसने पीआईएल डाली थी? दैट वाज नलसा। मतलब ऐसे इंपॉर्टेंट लिटिगेशन इनके द्वारा डाली गई है। देन अवेयरनेस प्रोग्राम, जैसे 2022 के अंदर इन्होंने एक प्रोग्राम चलाया था, हक हमारा भी तो है कैंपेन। हक हमारा भी तो है कैंपेन, खास तौर पे जो प्रिजनर्स हैं, मतलब जो जेल में बंदी हैं, उनको फ्री लीगल सर्विस प्रोवाइड करने के लिए। देखो जब कोविड आया था, कोविड के टाइम पे आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोगों को बेल दे दी गई थी, क्योंकि जेलों में कोविड फैल सकता था तो बेल दे दी गई थी, है ना। मुद्दा ये है कि बेल लेने के लिए आपको बेल का कुछ अमाउंट पे करना पड़ता है और आपको जो वकील है वो हायर करना पड़ता है। अब जो लोग एससी एसटी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, खास तौर पे एसटी कम्युनिटी, ज्यादातर ये पाया गया है कि इकोनॉमिकली वीक होते हैं, ज्यादातर कम्युनिटी इकोनॉमिकली वीक होती है, जिसकी वजह से क्या है, वो पेमेंट पे नहीं कर सकते। इनफैक्ट वो लॉयर भी हायर करने के लायक नहीं है कि वो लॉयर को हायर करके अपनी बेल वहां पे सबमिट कर सके। जिसकी वजह से हमें ये समझ आया कि हमारे देश की जेलों में सबसे ज्यादा परसेंटेज ऑफ जो प्रिजनर है वो कौन है? एससी एसटी वीकर कम्युनिटी के लोग हैं। जर्नल कम्युनिटी के लोग प्रिजन में बहुत कम समय के लिए रहते हैं। वो बात अलग है, उनको सजा मिल गई तो वो वहां पे रहेंगे। अदरवाइज ये जो केस अभी चल रहा है और जुडिशियल कस्टडी में होते हुए उनको जेल में भेजा जाता है, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आया था, अगर आपको याद हो तो। नाखूनों से अगर तू फ्री हो जाए तो इधर देखेगा, थप्पड़ आएगा पक्का मारना मैंने इस बार। तूने लाया तो नाखूनों में क्यों लगा हुआ है, इसमें क्या है ऐसा? हमारे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था अबाउट पुलिस कस्टडी एंड जुडिशियल कस्टडी। इसके ऊपर क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा था कि पुलिस कस्टडी क्या होती है, जुडिशियल कस्टडी क्या होती है। वैसे करके बैठ गया कि बाहर नहीं निकले, ग्लव्स पहन के आया कर तू, फिर तेरी आदत जाएगी। पुलिस कस्टडी का मतलब क्या है? जैसे फॉर एग्जांपल पुलिस किसी को अरेस्ट करके लेके जाती है, अरेस्ट करने के बाद उसको कहां पे रखती है? थाने के अंदर रखती है। थाने ही होता है, बोल सकते हो, आजू बाजू थाने में रखती है, आप बोल सकते हो। दैट इज कॉल्ड एज पुलिस कस्टडी। मतलब क्या है? अभी उस बंदे को जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने पेश नहीं किया, जो 24 घंटे के अंदर पेश करना होता है, अभी पेश नहीं किया। पेश करने से पहले वो किसके पास रहता है? पुलिस थाने में रहता है, हमें पता है इस चीज का। अच्छा, उसके बाद जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने आप पेश करते हो तो उसको कहां भेजा जाता है? थाने से जेल में भेजा जाता है।
जब थाने से जेल में भेज दिया तो जेल में जब वो बंदा है तो वो किसकी अथॉरिटी के अंदर है? जुडिशरी की अथॉरिटी के अंदर है। उसको फिर हम बोल देते हैं जुडिशियल कस्टडी। हमारे सिलेबस में, लक्ष्मीकांत में, करंट अफेयर्स में बहुत ही रेयरली ऐसे शब्द आपको देखने को मिलेंगे या हम डिस्कस करते हैं, लेकिन इसके ऊपर यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था। पुलिस कस्टडी की एक स्टेटमेंट दी हुई थी, जुडिशियल कस्टडी की एक स्टेटमेंट दी हुई थी, आपने ये बताना था दोनों में से कितनी स्टेटमेंट सही है। अब है तो बड़ा सिंपल कि जुडिशियल कस्टडी का मतलब है बंदे को कोर्ट के सामने पेश किया, फिर जज ने वहां पे, आप बोल सकते हो, ऑर्डर सुनाया कि इसको जेल में रखा जाए। जब कोई बंदा जज के कहने के ऊपर जेल में चला जाता है ना, उसके बाद पुलिस उसके साथ सीधी वार्तालाप नहीं कर सकती। पुलिस को उस बंदे के साथ बातचीत करने के लिए पहले जज की परमिशन लेनी पड़ेगी, और उससे पहले जज के सामने पेश होने से पहले वो थाने में होता है, तब वो जैसे मर्जी बात करते रहे। और थाने में रखने का कंसेप्ट क्या है? 24 घंटे। 24 घंटे से ज्यादा आप थाने में रख ही नहीं सकते, आपको जज के सामने पेश करना ही पड़ेगा, क्योंकि वो हमारा फंडामेंटल राइट है। और वहां पे हमारा आर्टिकल आ जाता है, आर्टिकल 22 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो बात करता है कि अगर किसी बंदे को अरेस्ट किया तो 24 घंटे के अंदर अंदर आप उसको नियरेस्ट जुडिशियल मजिस्ट्रेट, जुडिशियल मजिस्ट्रेट मतलब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो सबसे छोटे लेवल का जज होता है क्रिमिनल केसेस में, उसको बोलते हैं जुडिशियल मजिस्ट्रेट, उसके सामने उसको पेश करना होगा विद इन 24 घंटे। और जैसे उसके सामने पेश जाएगा, या तो वो बेल दे देगा या फिर वो उसको जेल में भेज देगा, वापस थाने नहीं जाएगा। ये चीज क्लियर है, तो थाने में रखने का कोई कंसेप्ट है ही नहीं, आप बोल सकते हो। ठीक है, तो इसको भी याद रखना। नेक्स्ट देखो, वो ओपन करो जो मैम ने भेजी होगी, कर ली ओपन, ठीक है। उसमें फर्स्ट वाला ही हम डिस्कस कर रहे हैं। नेक्स्ट देखो, चैलेंजेस फेस्ड बाय नलसा इन प्रोवाइडिंग फ्री लीगल एड। अभी हमने बात की कि हमारी सरकार ने लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट पास किया 1987 में, जिसके तहत एक बॉडी बनाई गई, नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी, जो क्या करती है, हमारे देश के जो वीकर सेक्शन के लोग हैं उनको फ्री लीगल एड, मतलब जो भी किसी भी तरीके का केस के लिए लॉयर चाहिए, केस फाइल करना है, वो सारी चीजें प्रोवाइड करती है फ्री ऑफ कॉस्ट। क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है इसकी वर्किंग में, क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं, उसको हम देखते हैं। नंबर 1, लिमिटेड अडॉप्शन ऑफ ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। अब देखो, ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, देखो किसी का अगर कोई केस आता है, किसी का कोई झगड़ा होता है, उसके पास क्या तरीका होता है? कोर्ट में जाएगा, केस लड़ेगा। एक होती है हमारे पास लोक अदालत। लोक अदालत जो है, या फिर न्याय पंचायत करके भी एक कंसेप्ट हमारे यहाँ पे बड़ा चलता है, हर जगह नहीं है, हर एक स्टेट में नहीं है, कुछ कुछ स्टेट्स में है न्याय पंचायत। ये सब ऑफिशियल जो हेरारकी है जुडिशरी की, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, इसमें नहीं आता, इससे अलग है। क्योंकि लोक अदालत में या न्याय पंचायत में क्या होता है, ज्यादातर दो पार्टीज के बीच में जिसमें डिस्प्यूट है, उनका आपस में समझौता करवा दिया जाता है। ऐसा समझौता जिसमें दोनों पार्टीज खुश होती हैं, दैट इज कॉल्ड एज ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। कोर्ट के अलावा एक आपके पास ऑल्टरनेटिव और है, जिसका इस्तेमाल करके आप अपने मुद्दों को सुलझा सकते हो। गांव वगैरह में तो हम अक्सर ही सुनते हैं, सरपंच जो बैठा होता है वही समझौते करवा देता है, और लिखती रूप में समझौता करवाया जाता है, और समझौता तभी होता है जब दोनों पार्टीज उसके ऊपर राजी होती है। ये काम नलसा भी करने की कोशिश करता है, जो कि हमारी जुडिशरी के ऊपर, हमारी जो कोर्ट्स हैं उसके ऊपर थोड़ा सा बर्डन कम किया जा सके, क्योंकि हमें पता है हमारी कोर्ट्स में बहुत सारे केसेस पेंडिंग चलते हैं। आपने देखा होगा कि बहुत नॉर्मल चीज है कि आज केस स्टार्ट हुआ है, 6, 7, 10, 12, 15 सालों के बाद जाके कहीं उसका वर्डिक्ट आता है, टाइम लग जाता है, बोल सकते हो, है ना। तो उसमें हमें ये देखने को मिला कि सिर्फ और सिर्फ टोटल केसेस का सिर्फ 1% केसेस हैं जो लोक अदालत के माध्यम से या फिर ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के माध्यम से सॉल्व किए जा रहे हैं। जितने टोटल केस नलसा के पास आ रहे हैं उसमें सिर्फ 1% ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन से सॉल्व हो रही है। तो मतलब क्या है, बहुत कम है। तो मतलब क्या है, इसमें थोड़ा सुधार करने की जरूरत है। अब देखो, ये नहीं हो पा रहा तो इसके पीछे कोई ना कोई कारण तो होगा, लोक अदालत की फंक्शनिंग में कारण होगा।
फंडिंग में गड़बड़ होगी तो वही सेकंड इशू आ गया, फंडिंग। सरकार बहुत कम पैसा लगा रही है नलसा की एक्टिविटीज में, इस अथॉरिटी की एक्टिविटीज में, जिसमें क्या करना है, फ्री लीगल सर्विस को प्रोवाइड करना है। नंबर 2 वो आ गया। नंबर 3 लिमिटेशंस ऑफ लोक अदालत, प्रॉपर प्रोसीजर नहीं है, जितने जजेस वहां पे हमें चाहिए, जितना स्टाफ चाहिए वो अवेलेबल नहीं है क्योंकि फंडिंग की कमी है। देन उसके बाद लो अवेयरनेस, कई लोगों को तो पता ही नहीं होता। आप में से बताओ कितने लोगों को पता था इसके बारे में, नलसा के बारे में? तो यही तो मुद्दा है, तुम लोग पढ़े लिखे हो तुम्हें फिर नहीं पता, तो जो बंदा अनपढ़ है उसको कहां से पता होगा, है ना? जिस बंदे ने जुडिशरी, उसको तो ये नहीं पता कि एक सुप्रीम कोर्ट होती है, एक हाई कोर्ट होती है, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, ये तक नहीं पता होता, आप बोल सकते हो जैसा कोई बताता है वैसे वो चलता है। तो मतलब हमारे देश में अवेयरनेस की कमी है, लोगों को ज्यादातर पता ही नहीं है कि नलसा ये अथॉरिटी है क्या। लोगों को ये तक नहीं पता कि हमें फ्री लीगल सर्विस मिल सकती है, तभी तो ये इतनी सारी कैंपेन्स चलाते हैं नलसा वाले कि लोगों को अवेयर किया जा सके, राइट? सो एक प्रॉब्लम वो भी है। देन इनएडिक्वेट एम्पावरमेंट ऑफ लोक अदालत, मतलब सरकार का लोक अदालतों के ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं है। सरकार अगर प्रॉपर ध्यान दे, इनको एम्पावर करे, तो ऑटोमेटिकली जो 1% केसेस सॉल्व हो रहे हैं वो नंबर ज्यादा हो जाएगा। अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ पैरा लीगल वॉलंटियर्स, मैंने आपको बताया कि हर एक ब्लॉक, हर एक विलेज में से कुछ ना कुछ ये वॉलंटियर्स उठाते हैं, जिनको थोड़ी बहुत पेमेंट दी जाती है, जिनका काम बस इतना होता है कि गांव शहर में जा जाके क्या बताना है कि आपको फ्री लीगल सर्विस मिल सकती है। उनका सही ढंग से इस्तेमाल नहीं हो रहा, मतलब सिस्टेमेटिक तरीके से इस्तेमाल नहीं हो पा रहा, मतलब नलसा की वर्किंग में गड़बड़ है, उसको सुधारने की जरूरत है। और ज्यादातर यही होता है, जब कोई सरकारी इंस्टीट्यूशन आपको रिजल्ट नहीं दे पा रहा है, उसका एक कारण ये जरूर होता है कि वर्किंग में गड़बड़ है। अगर वर्किंग में गड़बड़ ना होती तो ऑटोमेटिकली उसके रिजल्ट अच्छे आते ना, सिंपल चीज। देन उसके बाद है लिमिटेड एंगेजमेंट ऑफ एडवोकेट एंड लॉयर्स, मतलब इस अथॉरिटी के साथ बहुत कम एडवोकेट एंड लॉयर जो है वो जुड़े हुए हैं, जिसकी वजह से आप बोल सकते हो कि इनके पास, जैसे फॉर एग्जांपल, इन्होंने क्या करना है, एक गरीब बंदे का केस आया, उसकी इनकम मान लो 5 लाख से कम है, उसका सुप्रीम कोर्ट में केस चलना है, ये अथॉरिटी क्या करेगी, उसको फ्री ऑफ कॉस्ट एक सरकारी वकील जो है वो प्रोवाइड करेगी। अब इनके पास बहुत ज्यादा एडवोकेट्स है ही नहीं, जिसकी वजह से क्या है, जितने केसेस हैं उतने एडवोकेट्स नहीं है, जिसकी वजह से एक एडवोकेट के पास बहुत सारे केसेस आएंगे, प्रोडक्टिविटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। मतलब ज्यादा से ज्यादा एडवोकेट एंड लॉयर्स को यहाँ पे एंगेज करने की जरूरत है, क्योंकि यहाँ पे ज्यादातर प्रेफर किया जाता है सरकारी वकील जो होते हैं। ज्यादा से ज्यादा प्राइवेट जो एडवोकेट्स हैं उनको यहाँ पे एंगेज किया जाए, वो थोड़े से कम है, अभी एंगेज करते हैं लेकिन उतने नहीं, जिसकी वजह से पर एडवोकेट केसेस ज्यादा आ जाते हैं और प्रोडक्टिविटी लो हो जाती है, सो वर्किंग आपकी लो हो जाएगी। अच्छा, फिर पार्लियामेंट्री कमेटी जो बनाई थी इस चीज के ऊपर, उसने क्या क्या रिकमेंडेशंस दी है, दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे रिकमेंडेशन है, इंक्रीज ग्रांट इन एड टू नलसा। सबसे पहली बात तो सरकार अच्छा खासा पैसा ग्रांट के रूप में इस अथॉरिटी को दे, जो कि अपनी वर्किंग को ये सुधार सके। नंबर 2, एक्सटेंसिव मास मीडिया कैंपेन। मास मीडिया क्या होता है? टीवी, टीवी मास मीडिया है? नहीं, टीवी, रेडियो और मीडिया क्या होता है? बेशरम कहीं के, मीडिया क्या होता है? नहीं, ये तो मीडिया की टाइप्स है ना, मीडिया क्या होता है? मास मीडिया, सोशल मीडिया, ये तो टाइप्स होगी। मीडिया क्या होता है? अवेयर करता है, मतलब सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। मीडिया जो शब्द है ये प्लूरल शब्द है, ये सिंगुलर शब्द नहीं है। प्लूरल मतलब जो एक से ज्यादा चीजों के लिए बरता जाता है, ये प्लूरल शब्द है। सिंगल शब्द इसका क्या है? मीडियम, मीडियम ऑफ इंफॉर्मेशन, सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। समझ रहे हो? जो हमारे तक इंफॉर्मेशन लेके आता है, दैट इज कॉल्ड एज मीडियम।
जब अलग अलग जगह से इंफॉर्मेशन आती है, टीवी से भी आ रही है, रेडियो से भी आ रही है, सोशल मीडिया से भी आ रही है, तो सबको एक साथ क्या बोल देते हैं? मीडिया। अच्छा, मास मीडिया क्या होता है? जो एक ही टाइम पे बहुत सारी जनता को रीच करता है। जैसे फॉर एग्जांपल टीवी, रेडियो, एक ही टाइम पे कितने सारे उस सेम न्यूज को देख रहे होते हैं, कितनी बड़ी रीच होती है। अखबार, न्यूज़पेपर जो होते हैं, अगेन क्या हो गया? मास मीडिया। सोशल मीडिया मतलब जो सामाजिक तौर पे चलता है, तो सोसाइटी में रहने वाले लोग जिसमें कनेक्ट कर सकते हैं, जैसे फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, यहाँ पे क्या है? आम जनता ही कनेक्ट करती है। और जो मास मीडिया है उसमें कोई ना कोई आपका चैनल होगा, कोई ना कोई आपकी कंपनी होगी जिनके द्वारा वो सारी इंफॉर्मेशन डिलीवर की जा रही है। आम जनता तो उसमें इन्वॉल्व नहीं ना होती। तो दीज आर मीडिया। तो मतलब मास मीडिया लेवल पे टीवी में, जैसे फॉर एग्जांपल मोदी जब 2014 में इलेक्शन में खड़ा हुआ था तो इनका एक नारा था, क्या था? अच्छे दिन आएंगे। सुना है कि नहीं? तूने नहीं सुना? अच्छे दिन आएंगे ही नारा था ना, सबको पता है। अच्छा, वैसे तुम्हें याद नहीं था, मैंने तुम्हें बताया, तुम्हें याद आ गया ना कि अच्छे दिन आएंगे, इस तरीके से एक नारा लगाया था। तब तक कैसे पहुंचा वो? हर टीवी की दूसरी खबर में आपको यही सुनने को देखने को मिल रहा था, न्यूज़पेपर के अंदर, सोशल, हर जगह यही चल रहा था। सबको पता चल गया। आप अनपढ़ से अनपढ़ बंदे तक जाओ, वो भी बता देगा मोदी ने ये बोला था। आए तो है नहीं अच्छे दिन, है ना? हर एक बंदा ये बोलता है ना, बोलता है नहीं बोलता? उसी तरीके से अगर आप इस इंफॉर्मेशन को डिलीवर करो कि आपके पास फ्री लीगल सर्विस अवेलेबल है, तो लोगों को पता चल जाएगा। तो मतलब क्या है? आपकी करनी में एक खोट है, आप उतना एफर्ट कर ही नहीं रहे हो। और नलसा क्यों नहीं एफर्ट कर पा रहा? क्योंकि पैसा नहीं है करने के लिए, इसके लिए पैसा लगता है ना? सरकार तो इलेक्टोरल बॉन्ड्स का इस्तेमाल करके करोड़ों रुपया लेगी, तो वो तो जितना मर्जी ऐड चलाए, अभी भी तो चल रहा है वो, पापा मोदी ने वॉर रोक दी, वो कितना चली हुई ऐड है ना? नेक्स्ट देखो, मॉनिटर एफिशिएंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। मतलब कितना एफिशिएंट है ये अथॉरिटी अपना काम करने में। अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है जवाबदेही। मतलब इस अथॉरिटी के ऊपर निगरानी रखने की जरूरत है, इनसे जवाब मांगने की जरूरत है कि आपके पास इतना पैसा आया था, कहाँ लगाया, क्या कैंपेन की, कितने लोगों को फ्री लीगल सर्विस आपने प्रोवाइड की। अच्छा, ये बॉडी, इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बोलेंगे या स्टैट्यूटरी बॉडी बोलेंगे या एग्जीक्यूटिव बॉडी बोलेंगे? दिस बॉडी, नलसा, इसको कौन सी बॉडी बोलेंगे? ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होगी या स्टैट्यूटरी होगी या एग्जीक्यूटिव? कॉन्स्टिट्यूशनल मतलब इसको बनाने के बारे में कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है। स्टैट्यूटरी मतलब इसको बनाने के बारे में किसी स्टैट्यूट, किसी एक्ट में लिखा गया है। और एग्जीक्यूटिव मतलब एग्जीक्यूटिव, प्राइम मिनिस्टर एंड मिनिस्टर्स के द्वारा बनाई गई है। कौन सी होगी? डूब मर, यहाँ एरो भी लगाए पड़े हैं, फिर भी नहीं उनको पता चल रहा। एक एक्ट पास हुआ, दैट इज लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट। उस एक्ट के तहत नलसा बनाया गया। तो कौन सी बॉडी हुई? स्टैट्यूटरी बॉडी। स्टैट्यूटरी मतलब ऐसी बॉडी जो किसी स्टैट्यूट के तहत बनती है। स्टैट्यूट मतलब एक्ट, एक्ट को बोलते हैं स्टैट्यूट। तो ये कौन सी बॉडी हो जाएगी? स्टैट्यूटरी। अब ये इतना आसान है, क्वेश्चन में इसी तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है, पेपर के अंदर इसी तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है कि नलसा इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, इस तरीके से लिख दिया जाएगा। बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 39A21 बात करता है फ्री लीगल सर्विस के बारे में, लेकिन हमें पता है कि नलसा को कॉन्स्टिट्यूशन ने नहीं बनाया है, नलसा को इस एक्ट के तहत बनाया गया। और एक्ट किसने पास किया? पार्लियामेंट ने। सिंपल, तो ऐसी चीजों को याद रखना है। देन स्ट्रेंथन द लोक अदालत। जो भी कमियां आ रही हैं लोक अदालत में, स्टाफ की कमी है, पैसे की कमी है, उसको दूर किया जाए। नंबर 5, कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ पैरा लीगल वॉलंटियर्स। कैपेसिटी बिल्डिंग मतलब जो पैरा लीगल वॉलंटियर्स है, मतलब जो लोग नक्शा के साथ कनेक्टेड है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो काम करते हैं। जैसे आंगनवाड़ी सर्विस आपने देखी होगी, आपने आशा वर्कर्स देखे होंगे। आशा वर्कर एक तरीके से क्या करती है? सरकार की ही ये वर्कर्स है। क्या करती है वो? लोगों को लोगों को वैक्सीनेशन के बारे में, बीमारियों के बारे में अवेयर करने का काम करती हैं। वो भी एक तरीके से क्या है? वॉलंटियर एक्टिविटी है, जिसमें सरकार उनको कुछ पैसा देती है।
यही चीज होती है। उसी तरीके से नलसा के साथ भी कुछ वॉलंटियर्स कनेक्टेड होते हैं, अगर उनकी आप ट्रेनिंग प्रॉपरली करोगे। अच्छा, आपने एक आशा वर्कर रख ली, उसको टीका तक लगाना नहीं आता, तो क्या फायदा हुआ? और उसको टीका क्यों नहीं लगाना आ रहा? क्योंकि आपने उसकी प्रॉपर ट्रेनिंग ही नहीं की। तो यहाँ पे जो आप वॉलंटियर्स रख रहे हो, इस सर्विस को फैलाने के लिए, लोगों तक पहुंचाने के लिए उनकी प्रॉपर ट्रेनिंग होना जरूरी है। तो उसमें पैसा लगाने की हमें जरूरत है, जिससे क्या है, उनकी कैपेसिटी को बिल्डअप कर सके, मतलब उनका पूरा पूरा फायदा हम उठा सके। अब इसके ऊपर देखो, यूपीएससी 2023 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया, नीचे देखो, हु इज एंटाइटल्ड टू रिसीव फ्री लीगल एड, मतलब किस किस को फ्री लीगल एड मिलती है, ऊपर मैंने आपको बताया। फिर असेस द रोल ऑफ नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी, नलसा का क्या रोल होता है उसके बारे में लिखो, इन रेंडरिंग फ्री लीगल एड इन इंडिया। इसका आंसर तुम लोगों ने भी लिखना है। क्या क्या लिखोगे? सबसे पहले आप बताओ कि नलसा है क्या, या फिर आप ऐसे भी स्टार्ट कर सकते हो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 39A एंड आर्टिकल 21 के अंदर फ्री लीगल एड के बारे में लिखा गया है। सरकार ने ये एक्ट पास किया जिसके तहत इस बॉडी को बनाया गया। फिर आप दे सकते हो कि किस किस को ये लीगल सर्विस मिलती है, ऊपर आपके नोट्स में दिया हुआ है। पूरी अभी मैंने लिस्ट डिस्कस की, 7-8 पॉइंट्स डिस्कस किए किस किस को मिलती है। फिर उसके बाद नलसा के क्या क्या फंक्शंस है, ये नोट्स के अंदर नहीं दिया हुआ। नलसा के इनिशिएटिव नोट्स के अंदर दिए गए हैं, लेकिन क्या क्या काम इन्होंने करना होता है, क्या क्या इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसके बारे में सर्च करो। डिस्कस हमने कर ही लिया कि क्या क्या काम ये करती है, तो उसके बारे में लिखो और नीचे फिर कंक्लूड कर दो एट दी एंड, कितना इंपॉर्टेंट है लीगल सर्विस प्रोवाइड कर। ठीक है, तो इसका आंसर आपने लिख के लेके आना है। नेक्स्ट अगेन हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसके ऊपर अगेन बड़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है, यूपीएससी ने भी 1-2 बार इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा है, और घुमा फिरा के ये हमेशा कभी ना कभी कैसे ना कैसे तरीके से न्यूज में आ ही जाता है। दैट इज नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल। नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल, नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल। मैंने आपको पहले भी एक दिन समझाया था, ट्राइब्यूनल का मतलब क्या होता है, एक ऐसी कोर्ट, या फिर कोर्ट बोलने की बजाय आप बोल सकते हो एक ऐसी लीगल अथॉरिटी जो स्पेसिफिक केसेस को रिजॉल्व करती है। अब इसका नाम देखो, नेशनल मतलब नेशनल लेवल पे, ग्रीन मतलब इन्वायरमेंट, ट्रिब्यूनल मतलब एक ऐसा लीगल अथॉरिटी जो सिर्फ इन्वायरमेंट के केसेस के साथ ही डील करेगा। यहां पे आप सिर्फ इन्वायरमेंट के रिलेटेड केसेस को ले जा सकते हो। देखो हमारे यहाँ पे इस बॉडी को बनाया गया है 2010 के अंदर, 2010 के अंदर, क्योंकि ये वो टाइम पीरियड है जब हमारे देश में बहुत अवेयरनेस फैल चुकी थी अबाउट द इन्वायरमेंट। जगह जगह पे केसेस आते हैं कि किसी इंडस्ट्री ने अपना गंदा पानी नदी में छोड़ दिया और नदी की मछलियां मर गई, और नदी के वाटर का जो कंटामिनेशन हो गया, बोल सकते पल्यूट हो गया है ना। जैसे यमुना नदी की हम बात करते हैं, गंगा की बात करते हैं, कितने नालों का पानी उसमें डलता है जो कहाँ से आता है, इंडस्ट्री से आता है। अच्छा, ब्यास का डिस्प्यूट बड़ा चला था एक टाइम पे, यहाँ पे भी किसी इंडस्ट्री ने केमिकल नदी के अंदर फ्लड आउट कर दिया और बहुत सारी मछलियां मारी गई। या किसी कंपनी ने जंगलों की कटाई कर दी आप बोल सकते हो, या फिर कोई रोड बनाने के लिए सरकार ने बहुत सारे जंगल काट दिए, किसी ट्राइबल कम्युनिटी को नुकसान पहुंचा दिया। ये सारे केसेस क्या है, सिविल भी हो सकता है, क्राइम भी हो सकता है। सिविल और क्राइम किसकी तरफ, इन्वायरमेंट की तरफ। अगर इन्वायरमेंट के रिलेटेड कोई भी केस आएगा, वो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाता है, वो सीधा कहां पे जाएगा, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। और इस केस में हमें क्या देखने को मिलता है कि ये ट्रिब्यूनल करोड़ों रुपया फाइन के तौर के ऊपर कई बार सरकार के ऊपर भी लगा चुका है कि इतने करोड़ रुपया आपको फाइन देना पड़ेगा, आपने एनवायरमेंट को खराब किया।
या फिर इतने आपको पेड़ पौधे लगा के जो जंगल आपने खत्म किया है उसको दोबारा से उगाना पड़ेगा, राइट। अब हमारे देश में अवेयरनेस बहुत फैल रही थी। 2010 में सरकार ने क्या किया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक एक्ट पास किया जिसके तहत नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल को 2010 में बना दिया। क्यों? जो कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में तो इतने सारे केसेस की लाइन लगी हुई है, वहां पे तो एनवायरमेंट के केस की जल्दी जल्दी बारी नहीं ना आएगी, तो जिससे क्या है वो डिले होते जाएंगे, तब तक एनवायरमेंट की धज्जियां उड़ जाएंगी। अब खुद सोच के देखो, किसी बंदे ने जंगल काटा, हमने केस किया, 5 साल तक वर्डिक्ट ही नहीं आ रही, वो बंदा लगा हुआ है और जंगल काटने में, तब तक तो वो सारे खत्म कर देगा। तो मतलब आपको इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए, क्योंकि इन्वायरमेंट में आप वेट नहीं कर सकते, नहीं तो इन्वायरमेंट की धज्जियां उड़ जाएंगी। तो आपने एक स्पेशल बॉडी बना दी जो सिर्फ और सिर्फ इन्वायरमेंट के केसेस के साथ ही डील करता है। अब इसके बारे में देखो क्या चीज चल रही है। Supreme Court has criticized National Green Tribunal for frequently issuing ex parte orders. Ex parte कुछ लीगल टर्म्स होती है। ex parte का मतलब क्या होता है? एक तरफा सुन के ही फैसला कर लेना, एक तरफा। मतलब मान लो जैसे फॉर एग्जांपल किसी ने केस किया कि ये इंडस्ट्री पोल्यूशन कर रही है, इंडस्ट्री वाले से पूछा ही नहीं, बस उस केस के बेसिस के ऊपर फाइन लगा दिया। सामने वाले से पूछो तो सही, तुमने किया है कि नहीं किया, उनको मौका तो दो ये चीज प्रूव करने का कि हमने नहीं किया। अच्छा किया भी होगा तो उनको केस लड़ने का मौका तो दो। अभी रिसेंट ईयर्स में ये देखा है कि जल्दी जल्दी के चक्कर में, एनवायरमेंट बचाने के चक्कर में ये क्या है, जस्टिस के साथ कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। ये तो जस्टिस नहीं ना होती कि एक पार्टी ने केस किया, उसकी सुना और सामने वाले पे फाइन लगा दिया। अरे सामने वाले से एक बार पूछो तो सही, उससे जस्टिफिकेशन तो मांगो। जब आप एक तरफा सुन के फैसले देते हो उसको बोलते हैं एक्स पार्टे डिसीजंस। सिंपल, राइट। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्रिटिसाइज किया है कि करोड़ों केसेस, करोड़ों रुपया आप बोल सकते हो फाइन के रूप में नल आइस ने, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने, एनजीटी ने लगाया है, बिना सामने वाले पर्सन से पूछे जस्टिफिकेशन मांगे। तो ये गलत है, क्रिटिसाइज कर रहा है सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि हमारे देश में जो हाईएस्ट लीगल अथॉरिटी है वो कौन है? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। ये सब सुप्रीम कोर्ट के अंदर आते हैं। अच्छा नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का कोई केस आपका चल रहा है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने उस केस में वर्डिक्ट दे दी, फाइन लगा दिया, उसके बाद आप अपील कर सकते हो। कहां पे अपील करोगे? सुप्रीम कोर्ट में जाके। सुप्रीम कोर्ट तो अल्टीमेट अथॉरिटी है ही है ना, लेकिन उसके नीचे बहुत सारे स्टेप्स आपको दे दिए कि वहां पे अगर आपका सुलझ जाता है केस तो वहीं पे सुलझा लो, सिंपल चीज, राइट। तो एक्स पार्टे ऑर्डर को नीचे एक्सप्लेन किया गया जैसे कि मैंने आपको बताया। फिर देखो सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या रेकमेंड किया है। रिकमेंडेशंस ऑफ सुप्रीम कोर्ट वेरी मच इंपॉर्टेंट। रिव्यू ऑफ ऑर्डर्स, मतलब सुप्रीम कोर्ट ने बोला जितना भी आपने एक्स पार्टे डिसीजन दिए हैं, एक तरफा सुन के डिसीजन दे दिया, उन सब केसेस को दोबारा से उठाओ, रिव्यू करो और जो भी करेक्शन करने की जरूरत है वो करेक्शंस करो। तो मतलब प्रॉब्लम चल रही है यहाँ पे। नंबर 2, मेंटेन प्रोसीजरल इंटेग्रिटी एंड बैलेंस्ड डिसीजन मेकिंग। प्रोसीजर, अच्छा यहाँ पे दो चीजें होती हैं, एक होता है प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ मतलब एक ऐसा काम करने का तरीका जो लॉ आपको बताता है, स्टेप बाय स्टेप आप कैसे करोगे। किसी भी सरकारी दफ्तर में जाओ, स्टेप बाय स्टेप वर्क होता है, पहले ये करवा के लाओ, फिर ये करेंगे, फिर वो, दैट इज द प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। ये जो आपकी अथॉरिटी है, दिस नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, ये प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ के ऊपर नहीं चलती है, ये चलती है ऑन द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। नेचुरल जस्टिस का मतलब होता है हालातों के अकॉर्डिंग जो आपको सही लगता है वो करना। आपने कई बार देखा होगा, जैसे मैं आपको बताता हूँ, हम सरकारी दफ्तर में जाते हैं, हम बोलते हैं कि सर बहुत इमरजेंसी है, मेरा काम प्लीज पहले कर दीजिए। वो क्या बोलेंगे? नहीं पहले ये करवा के लाओ, उधर जाके आओ। देखो भाई हम पहले कर ही नहीं सकते, एक तरीका ही नहीं है पहले करने का। नेचुरल जस्टिस में क्या होता है, अगर आपको दिख रहा है कि सामने वाले बंदे की इमरजेंसी है, तो अपने प्रोसीजर को पीछे छोड़ते हुए आप उसकी इमरजेंसी को मद्देनजर रखते हुए जल्दी जल्दी उसका काम करते रहे। समझ रहे हो? प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ में जो आपके सरकारी मुलाजिम होते हैं उनके हाथ बंधे हुए होते हैं, वो कर ही नहीं सकते, उनकी पावर में है ही नहीं, उनको प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा। यहाँ पे नेचुरल जस्टिस चलता है।
तभी मैंने आपको बोला कि जो नॉर्मली प्रोसीजर होना चाहिए कि केस चले, सामने वाला जस्टिफिकेशन दे, फिर आप सुनवाई करो, उसको ये फॉलो ही नहीं कर रहे। ये नेचुरल जस्टिस के चक्कर में कितना नुकसान हो गया, क्योंकि जिसने केस फाइल किया ऑटोमेटिकली वो सारा प्रूफ लेके आएगा, ये देखो, लेकिन स्टिल आपको सामने वाले से पूछना तो पड़ेगा, भाई तूने ये किया है, जस्टिफाई कर इस चीज को क्यों किया है, पूछना तो पड़ेगा, दैट इज द प्रोसीजर। लेकिन उसको ये नहीं फॉलो कर रहे, क्योंकि ये चलते हैं ऑन द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। पॉलिटी में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट, there is need for NGT to ensure fair hearing and due process to maintain the credibility। मतलब सुनवाई सही ढंग से होनी चाहिए और सही ढंग से प्रोसीजर फॉलो करो, जिससे क्रेडिबिलिटी इसकी बनी रहे। ऐसा ना हो कि 2-4 सालों में ये इंस्टीट्यूशन पिट जाए, लोग यहाँ पे जाने बंद कर दें, इनकी तो वर्किंग ही सही नहीं है। लास्ट है, इम्पोजिशन ऑफ ह्यूज सम्स ऑफ डैमेजेस प्रूव्ड टू बी काउंटर प्रोडक्टिव इन सेफ गार्डिंग द एनवायरमेंट। उन्होंने बोला कि ये जो ना बड़े बड़े आप फाइन लगा देते हो, मैंने आपको पहली 2-3 लाइनों में क्या बोला कि करोड़ों में ये फाइन लगाते हैं। अगर किसी ने डैमेज कर दिया ना एनवायरनमेंट को, करोड़ों में फाइन लगता है। सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है कि करोड़ों रुपया फाइन लगाने के बाद भी वो केसेस उसी लेवल पे चल रहे हैं। एनवायरमेंट डिग्रेडेशन आप फाइन लगा के रोक ही नहीं पा रहे, तो मतलब हमें इसके ऊपर विचार करने की जरूरत है कि क्या सिर्फ फाइन लगाने से एनवायरनमेंट की डिग्रेडेशन रुक जाएगी? नहीं, आपको कुछ और एफर्ट भी करने चाहिए। फाइन के अलावा कुछ और एक्शंस भी हमें लेने चाहिए। सो ये कुछ रिकमेंडेशंस जो है वो दी गई है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, बैकग्राउंड थोड़ा बताया गया कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा 2010 के अंदर, जैसे मैंने आपको बताया, पार्लियामेंट ने एक एक्ट पास किया जिसको हम बोलते हैं नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010। अब ये भी कौन सी बॉडी हो जाएगी? स्टैट्यूटरी बॉडी हो जाएगी, क्योंकि ये भी एक्ट के तहत बनी है, नलसा भी एक्ट के तहत बनी है। इसमें कोई मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री नहीं है जो समझना है, बड़ा सिंपल है, एक्ट के तहत बॉडी बन रही है, स्टैट्यूटरी होगी। कॉन्स्टिट्यूशन, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास एक बॉडी है, जैसे भी हम एससीज की बात कर रहे थे, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट। हमारे पास एक आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन का, आर्टिकल 338, जो बात करता है कि देश में नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट होना चाहिए। तो ये कौन बात कर रहा है? कॉन्स्टिट्यूशन का एक आर्टिकल, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन बात कर रहा है। तो ये कौन सी बॉडी होगी? कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होगी। एक हमारे पास है नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, बट उसका चक्कर ये है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा हुआ। 1992 में एक एक्ट पास किया गया था, उसके तहत बना है, तो वो क्या हो जाएगी? स्टैट्यूटरी बॉडी। एक हमारे पास आ जाता है नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन आपने सुना होगा, एनएचआरसी। इसके बारे में भी 1994 के अराउंड एक एक्ट पास किया गया था, उसके तहत इसको बनाया गया, संविधान के अंदर कहीं पे मेंशन नहीं है। तो जब भी किसी ऐसी बॉडी के बारे में सुनते हो, आप न्यूज पढ़ रहे हो या फिर कहीं पे जा रहे थे, किसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में गए, कहीं भी गए, आपने किसी बॉडी का नाम लिखा हुआ देख लिया, पंजाब में आप घूम रहे हो, आपने किसी बॉडी का नाम लिखा हुआ देखा कि अच्छा ये किसी बॉडी का नाम लिखा हुआ है, उसके बारे में उस टाइम सर्च करो। अगर आपको ये दिख रहा है कि इस एक्ट के तहत इसको बनाया गया है, तो वो स्टैट्यूटरी होगी। अगर आपको दिख रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन किस आर्टिकल में मेंशन किया गया है, तो वो क्या हो जाएगी? कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। अब एक हमारे पास, जैसे पहले प्लानिंग कमीशन हुआ करता था, जो हमारे देश में 5 साल के प्लान्स बनाया करता था, उसको रिप्लेस करके हम लेके आए नीति आयोग। आज तो नीति आयोग 2015 से सर्वाइव कर रहे हैं, 1 जनवरी 2015 से। नीति आयोग के बारे में ना तो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है, ना किसी आर्टिकल में लिखा। उसको किसने बनाया है? प्राइम मिनिस्टर ने। उसको हम क्या बोल देंगे? एग्जीक्यूटिव बॉडी, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर क्या है? एग्जीक्यूटिव का हेड, रियल हेड ऑफ एग्जीक्यूटिव, राइट। तो इस तरीके से आपने इन चीजों को याद रखना है। हाँ, ऑटोमेटिकली, जैसे स्टेट गवर्नमेंट में भी हमें पता है कि स्टेट एग्जीक्यूटिव का हेड कौन होता है? गवर्नर होता है। रियल हेड कौन होता है? सीएम होता है। मिनिस्टर्स भी एग्जीक्यूटिव का पार्ट है। अगर उन्होंने ऐसा कुछ बनाया है तो वो क्या हो जाएगा? एग्जीक्यूटिव। इट इज नॉट जस्ट यूनियन लेवल पे एग्जीक्यूटिव, हमने पढ़ा तो है स्टेट लेवल पे भी एग्जीक्यूटिव होता है। अच्छा, स्टेट लेवल पे कोई एक्ट पास करके, अब स्टेट लेवल पे हमारे पास विधानसभा है, तो वो भी तो एक्ट ही पास करती है, लेकिन वो चलता कहाँ पे है? स्टेट के अंदर अंदर।
स्टेट से बाहर नहीं चलेगा। पार्लियामेंट के एक्ट पूरे देश में चलते हैं, तो उससे कोई बॉडी बनी है तो वो भी क्या हो जाएगी, स्टैट्यूटरी बॉडी ऑफ दैट स्टेट। समझ रहे हो, इट इज इंपॉर्टेंट। देन उसके बाद अगर हम बात करते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, मतलब किस पर्पस के लिए इसको बनाया गया था। नंबर 1 देखो, टू प्रोवाइड इफेक्टिव एंड एक्सपेडिशियस डिस्पोजल ऑफ केसेस रिलेटिंग टू एनवायरमेंट प्रोटेक्शन, conservation of forest and other natural resources including enforcement of any legal right relating to the environment। सिंपल चीज, क्या काम है, सिंपल काम है कि जल्दी से जल्दी इन्वायरमेंट के रिलेटेड केसेस को, कंजर्वेशन के रिलेटेड केसेस को सॉल्व किया जाए, जो कि जल्दी से जल्दी जस्टिस प्रोवाइड की जाए, जस्टिस प्रिवेल हो और इन्वायरमेंट को हम डिग्रेड होने से बचा सके। मैंने एग्जांपल दी ना कि अगर 5-5 साल तक केस लटकेंगे तो तब तक तो इन्वायरमेंट वैसे उसकी धज्जियां उड़ चुकी होंगी, तो आपको इंस्टेंट डिसीजन देने पड़ेंगे। एक हमारे यहाँ पे ना सिस्टम है, तुम लोग इसके ऊपर क्वेश्चन भी लिख के लेके आओगे, दैट इज आपने क्वेश्चन लिखना, लिख लो नोटबुक में, आपने क्वेश्चन लिखना है, राइट अ नोट ऑन फास्ट ट्रैक कोर्ट्स इन इंडिया। सब कुछ लिखना है इसके बारे में। राइट अ नोट ऑन फास्ट ट्रैक कोर्ट्स इन इंडिया। फास्ट ट्रैक कोर्ट्स, नाम देखो ध्यान से, फास्ट ट्रैक कोर्ट्स मतलब क्या है, ऐसी कोर्ट जो जल्दी जल्दी काम निपटाएगी, जल्दी जल्दी केसेस निपटाएंगी। इनका टारगेट होता है कि विद इन 6 मंथ्स केसेस का निपटारा कर दिया जाए, 6 महीने के अंदर अंदर केस का निपटारा हो जाए। आप इसके ऊपर आपने रिसर्च करनी है और लिख के लेके आना है। हमारे देश में सबसे पहले फास्ट ट्रैक कोर्ट कहाँ पे बनी थी, कौन सी स्टेट ने बनाई थी। फास्ट ट्रैक कोर्ट जो बनाई जाती है, ये क्या स्टैट्यूटरी कोर्ट है या एग्जीक्यूटिव कोर्ट है या जुडिशियल एक्शन के तहत बनती है, क्या कॉन्स्टिट्यूशन में इसके बारे में मेंशन है या नहीं मेंशन है, ये सारी चीजें लिखनी है। फास्ट ट्रैक कोर्ट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं और फास्ट ट्रैक कोर्ट्स में क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं। ये 2-4 बातें ही होती है जब हम किसी चीज के ऊपर नोट लिखते हैं कि वो है क्या, उसके बारे में मेंशन कहाँ पे किया गया है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड वर्किंग क्या है और प्रॉब्लम्स क्या आ रही है, और एट द एंड क्या हो सकता है, सोल्यूशंस क्या हो सकते हैं। आप क्या सुजेशन दे सकते हो, जितने वर्ड्स में आपको ठीक लगे लिखना, 200, 250, 300 जितना भी सही लगे, लेकिन इसके ऊपर एक नोट लिखना, वेरी मच इंपॉर्टेंट। ठीक है, नेक्स्ट है पावर्स ऑफ नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। नंबर 1 तो है एडजुडिकेशन। एडजुडिकेशन का मतलब होता है ट्रायल चलाने की पावर होना, कि इस कोर्ट के अंदर ट्रायल चल सकता है, इस ट्रिब्यूनल में ट्रायल चल सकता है, फैसले किए जा सकते हैं, दैट इज कॉल्ड एज एडजुडिकेशन। मतलब केस चलेगा, ट्रायल चलेगा, फैसला होगा, वो सारी चीजें। नंबर 2 सिविल एंड क्रिमिनल यूरिसडिक्शन। यूरिसडिक्शन का मतलब होता है पावर्स का दायरा, आपकी पावर कितनी है, दैट इज कॉल्ड एज यूरिसडिक्शन। सिविल एंड क्रिमिनल मतलब नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में सिविल केसेस भी आ सकते हैं, उनका भी ट्रायल चल सकता है, फैसला हो सकता है, क्रिमिनल केसेस भी आ सकते हैं। जैसे अगर आप डिस्ट्रिक्ट लेवल पे देखोगे तो आपको 2 कोर्ट्स देखने को मिलेंगी, सिविल साइड कोर्ट्स एंड क्रिमिनल साइड कोर्ट्स। सिविल साइड कोर्ट की अगर हम बात करते हैं, आपको डिस्ट्रिक्ट जज की कोर्ट देखने को मिलती है, वो सिर्फ सिविल केसेस उठाते हैं। क्रिमिनल केस कभी भी डिस्ट्रिक्ट जज की कोर्ट में जाएगा ही नहीं, क्रिमिनल केस जाएगा सेशन कोर्ट में, वो भी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होती है। तो क्रिमिनल केसेस के लिए अलग से कोर्ट होती है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, सिविल केसेस के लिए अलग से। सिविल मतलब जैसे कोई प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट हो गया लेकिन उसमें कोई क्राइम नहीं किया है आपने, अगर क्राइम इन्वॉल्व हो गया तो वो क्रिमिनल कोर्ट देखेगी, अगर क्राइम इन्वॉल्व नहीं है तो वो सिविल कोर्ट देखेगी। ये दोनों को देख सकता है। और ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, एक बार पूछा गया था कि जो लोक अदालत होती है, अभी मैंने डिस्कस किया लोक अदालत के बारे में, जो लोक अदालत होती है वो सिर्फ सिविल केसेस को ही संभाल सकती है, ऐसी स्टेटमेंट थी। दैट स्टेटमेंट वाज रॉन्ग, क्योंकि लोक अदालत सिविल एंड क्रिमिनल दोनों केसेस को संभाल सकती है। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एनजीटी के ऊपर कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, राइट। देन उसके बाद एप्लीकेबिलिटी ऑफ लॉज, मतलब
कौन कौन से डिफरेंट डिफरेंट हमारे देश में लॉ चल रहे हैं जिसके तहत कोई भी केस आएगा तो उसको एनजीटी संभाल सकता है। तो आप लोगों ने शायद इन्वायरमेंट के अंदर इनके बारे में पढ़ा होगा। नंबर 1 है वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1974। ध्यान से देखो, वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1974, ये वही एक्ट है जिसके तहत आपने वाटर पोल्यूशन को कंट्रोल करने की बात की सबसे पहले 1974 में। इसके तहत कोई भी केस बनता है, इस एक्ट के तहत कोई भी किसी ने क्राइम कर दिया या सिविल कोई केस बनता है, वो किसके पास जाएगा? एनजीटी के पास। नंबर 2, वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन सेस एक्ट 1977। सेस बताया था ना, सेस क्या होता है? सेस क्या होता है? इनको बताया था, आप लोग तो बाद में आए हो। सेस क्या होता है? व्हाट इज सेस? छोड़ दी इकोनॉमी, फिर टैक्स पे टैक्स लगना तो डबलिंग ऑफ टैक्स हो गया। हाँ, सरकार के द्वारा किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए टैक्स कलेक्ट किया जाता है, उसको बोलते हैं सेस। सरकार बोलते 2% एजुकेशन सेस लगाएंगे, 2% इन्वायरमेंट सेस लगाएंगे। मतलब क्या है? सरकार ने, मान लो पंजाब सरकार ने 2% एजुकेशन सेस इकट्ठा किया, वो जितना भी पैसा आएगा ना, वो सेस से जितना भी पैसा आएगा, सरकार को वो पैसा सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन में लगाना पड़ेगा। अदरवाइज सरकार के पास टैक्स का पैसा आता है, जीएसटी आता है, वो जहां मर्जी लगाए, उनकी इच्छा है ना। लेकिन सेस जो आपने कलेक्ट किया है, जिस पर्पस का आपने बोल के कलेक्ट किया था, उसी में लगाना पड़ेगा, और किसी दूसरी जगह आप उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो वाटर सेस का कोई भी आपके पास यहाँ पे केस आता है तो वो भी यही सॉल्व करेंगे। देन उसके बाद एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1981। हाँ जी, किस चीज का? वो तो हो गया था हमारा। कुछ लिख के तो लाओ, पहले लाओ मेरे सामने, कुछ क्या लिखा है तुम लोगों ने? लिखा कोई? तो वेरी गुड, फिर लिखे, जब कॉपी पेन उठाओगे नहीं तब तक लिखो कैसे उसको? उस दिन हमने डिस्कस किया था ये बात क्लास में, उस दिन ये पहले आ गए थे, हम लोगों ने डिस्कस किया था कैसे कैसे लिख सकते हैं। अब जैसे वो क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था, दैट वाज अबाउट इंटरनेशनल रिलेशन। क्या क्वेश्चन था? सॉफ्ट पावर और पाकिस्तानी था। क्या है वो? इंटरनेशनल रिलेशन नहीं है। तो वहां पे मैंने आपको क्या बताया था? पहले सॉफ्ट पावर के बारे में लिखो, फिर पाकिस्तान में हमारे रिलेशन किस तरीके से सुधरे, वो कुछ लिख के मुझे दिखाओ तो सही। लिख के दिखाओगे तो बताऊंगा कि ये नहीं कर रहा है, वो करना है। दिया अभी दिए, 2 दिए क्वेश्चन लिखने के लिए। क्वेश्चन लिख के मुझे दिखाओ, फिर मुझे सब इन लोगों को पूछो, जब ये लोगों ने भी लिखना स्टार्ट किया था, जब ये लिख के लेके आते हैं क्वेश्चन, तभी मैं आप लोगों को बताऊंगा ना कि क्या करना है। उस दिन बताया तो मैंने क्या करना है। सॉफ्ट पावर पढ़ लिया हमने, सॉफ्ट पावर के नोट्स है आपके पास, सॉफ्ट पावर की डेफिनेशन ऐड करो पहले, फिर उसकी वजह से पाकिस्तान के रिलेशंस पे क्या इंपैक्ट पड़ा है। अभी भी मैंने आपको बताया कि अगर ये क्वेश्चन लिखना होगा, इसका आंसर कैसे लिखो, अब उसको लिख के लेके आओ, फिर मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम कहाँ पे गलती कर रहे हो। जब मुझे पता ही नहीं है कि तुम क्या कर रहे हो तो कैसे बताऊंगा? सुजेशन तो आपकी लिखावट से निकलेगा ना कि तुम्हें ये करने की जरूरत है, तुम्हें ये करने की, सबके लिए सेम सुजेशन ही होते हैं। अब वो चीज है, मैंने आपको समझाया था राइटिंग साफ होनी चाहिए। जो पूछा गया है क्वेश्चन के अंदर, जैसे यहाँ पे देखो क्या पूछा, राइट अ नोट ऑन फास्ट ट्रैक कोर्ट्स इन इंडिया। जब नोट बोल दिया तो अभी मैंने बताया, सबसे पहले बता दो फास्ट ट्रैक कोर्ट होती क्या है। हमारे देश में सबसे पहले फास्ट ट्रैक कोर्ट कब बनी थी, ये कौन सी स्टेट में बनाई गई थी, क्या इसके बारे में कोई एक्ट बात करता है कि कॉन्स्टिट्यूशन बात करता है? इंट्रोडक्शन होगी। फिर उसके बाद इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड वर्किंग क्या है, क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है फास्ट ट्रैक की, ये अब आपको ढूंढनी पड़ेंगी। रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ फास्ट ट्रैक, जैसे ही आप लिखोगे आपके पास गूगल के पास बहुत सारी वेबसाइट्स ओपन कर देगा। अच्छा, एक आसान चीज होती है सर्च करने की, फास्ट ट्रैक कोर्स यूपीएससी लिख दिया करो, फिर तुम्हें जितनी भी बड़ी बड़ी दृष्टि एंड इनसाइट्स एंड बाइजू इनकी वेबसाइट्स ओपन हो जाएंगी, जो पर्टिकुलरली वही इंफॉर्मेशन आपको डिलीवर करेंगी जो आपको चाहिए। कोई भी टॉपिक हो, एनी टॉपिक, टॉपिक का नाम लिखा, पीछे लिख दिया यूपीएससी। उससे क्या होता है, क्योंकि वैसे आप फास्ट ट्रैक कोर्ट लिखोगे ना तो सरकार की वेबसाइट ओपन हो जाएगी और वहां पे ये सब दिया नहीं होता।
उसके लिए तो फिर सरकार का इतना ही पेजेस का एक्ट पढ़ना पड़ेगा। ये जो वेबसाइट्स होती हैं बहुत सारी है, दृष्टि वगैरह तो आपने सुना भी होगा, आप बोल सकते हो, स्टडी IQ हो गया, ये सारे सारा डाटा पड़ा होता है वहां। उसको रीड करो, फिर तुम्हारे लायक, तुम्हारे क्वेश्चन के लायक जो चीज है उसको निकाल लो। सारा तो लिखना नहीं है, जो क्वेश्चन लायक चीज है उसको निकाल लो। अब वो आपको हिंदी में भी मिल जाएगा और वो आपको इंग्लिश में भी मिल जाएगा, पंजाबी में नहीं मिलेगा, इन 2 भाषाओं में आपको मिल जाएगा। राइट, तो उसको लिखना, फिर मुझे दिखाना कि क्या लिख के लाए हो तुम। देन हमारे पास है एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1981 एंड द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1986। ये सारे एक्ट इंपॉर्टेंट है, सारे के सारे एक्ट इंपॉर्टेंट है। इसको आप इकोलॉजी एंड एनवायरमेंट में पढ़ते हो, आप लोगों ने पढ़े होंगे, मुझे पता है मैडम ने आपको जरूर करवाया होगा। फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट ऑफ 1980, पब्लिक लाइबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट ऑफ 1991, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट ऑफ 2002। इन एक्ट के तहत अगर कोई भी केस आता है तो वो कहां पे जाएगा? नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में, सिंपल। देन आ गया पेनल्टीज फॉर नॉन कंप्लायंस। नॉन कंप्लायंस मतलब अगर आप इनके ऑर्डर्स को फॉलो नहीं करते हो तो करोड़ों रुपया एज अ फाइन लगाया जा सकता है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने कोई ऑर्डर इशू किए, आपने उसको फॉलो नहीं किया तो नॉन कंप्लायंट हो गया। मतलब क्या है, आपने उनके ऑर्डर्स को फॉलो नहीं किया तो फिर आपके ऊपर ये एक्शन ले सकते हैं। जैसे सुप्रीम कोर्ट एक्शन नहीं लेती, मैंने आपको एक बात बताई थी, दैट इज कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मतलब क्या होता है? जैसे फॉर एग्जांपल आपने अक्सर देखा होगा किसी बंदे के ऊपर केस हुआ तो कोर्ट क्या करती है? कोर्ट ऑर्डर जारी करती है कि ये बंदा हमारे सामने आके पेश हो। एक बस सम्मन, जिसको सम्मन बोलते हैं, वेरी गुड, सम्मन आता है कि हमारे सामने पेश हो, फिर दोबारा सम्मन आता है, 2-3 बार सम्मन भेजेंगे वो मैक्सिमम, उसके बाद फिर पुलिस आएगी उठा के लेके जाएगी और फिर उस बंदे को फाइन भी लग सकता है। कोर्ट फाइन भी लगा सकती है कि हमने तुझे ऑर्डर इशू किए थे, आया क्यों नहीं। फिर वहां पे बहाने नहीं मारते, मेरे तक तो सम्मन ही नहीं पहुंचा जी, जो वो आता है डाकिया उसने पहुंचाया नहीं। कि मैंने देखी है ये सारी चीजें, लोग बोलते हैं ये सब बहाने मारते हैं, सम्मन आए नहीं हमारे घर पे तो हमें तो पता ही नहीं चला। कोर्ट वहां पे फाइन लगा सकती है, दैट इज कॉल्ड एज कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, कि उन्होंने ऑर्डर दिया आपने फॉलो नहीं किया। हाँ, रिसीव नहीं करते जानबूझ के, कि सम्मन आया रिसीव नहीं किया, कि हम बोल देंगे हमारे पास तो सम्मन आया ही नहीं, हमारे घर पे हमने रिसीव किया तो दिखाओ कहीं पे, क्योंकि जब रिसीव करते सिग्नेचर करते हो ना डाकिए के उस डायरी के ऊपर, है ना। इतना वो नहीं होता। हाँ, वो वही है ना, वो वही चीज करते हैं। अगर आप समन को रिसीव कर लोगे और वहां पे प्रेजेंट नहीं होगे तो आपके ऊपर एक्शन आएगा। मतलब क्या है, जब आप कोर्ट के फैसलों को नहीं मानते हो तो वो एक्शन ले सकते हैं, दैट इज कॉल्ड एज कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। लेकिन ये कोर्ट नहीं है ना, ये क्या है? ट्रिब्यूनल है। NGT क्या है? ट्रिब्यूनल है, ये प्रॉपर कोर्ट नहीं है, क्योंकि कोर्ट में तो हर तरह का केस आता है और कोर्ट के बारे में तो हमारे संविधान के अंदर भी लिखा गया, इसके बारे में तो लिखा नहीं हुआ, इसके बारे में तो एक एक्ट पास करना पड़ा, और ये तो एक ही तरह के केसेस देखते हैं इसलिए इसको बोलते हैं ट्राइब्यूनल, सिंपल चीज। तो उसके एक्शन ले सकता है। अच्छा, उसके बाद है सू मोटो। सू मोटो का मतलब क्या होता है? अपनी तरफ से केस स्टार्ट करना। सू मोटो का मतलब क्या होता है? अपनी तरफ से केस स्टार्ट। जैसे फॉर एग्जांपल इस ट्रिब्यूनल को लग रहा है कि हमारे देश में इस तरीके का कोई पोल्यूशन हो रहा है, या फिर बहुत सारी खबरों में चीजें चल रही है कि ये हो रहा है वो हो रहा है, किसी ने केस ही नहीं किया उस चीज के ऊपर। अब कोर्ट का तो यही होता है कि जब तक केस नहीं आएगा तो वो केस चलाएंगे कैसे, जस्टिस कैसे होगी। तो इनके पास पावर है, अगर इनके पास किसी इशू के ऊपर केस नहीं आ रहा ना तो ये अपने आप वो केस स्टार्ट कर सकते, अपने आप से। कोर्ट ही ऑर्डर कर देगी ये केस स्टार्ट करो, इसके ऊपर हम डिस्कशन करते हैं और फैसला सुनाते हैं, फैसला सबको मानना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट भी तो करती है अक्सर। सू मोटो मतलब कोर्ट अपनी मर्जी से कोई केस स्टार्ट कर रही है, वहां पे केस फाइल करने के लिए कोई नहीं आया, तो वो पावर भी इनके पास है। इन्वायरमेंट का कुछ भी इनको लगता है गड़बड़ चल रही है, खुद से केस स्टार्ट कर सकते हैं और फैसला दे सकते हैं, यहाँ पे लिटिगेशन की जरूरत नहीं है। राइट, देन उसके बाद है रिव्यू ऑन गवर्नमेंट डिसीजंस। सरकार का कोई फैसला आया, सरकार का कोई प्रोजेक्ट लगा, बहुत सारे ऐसे सरकार के प्रोजेक्ट हैं जो इन्होंने बंद करवा दिए थे,
सरकार ने कोई प्रोजेक्ट लगाने का ऑर्डर इशू किया और एनजीटी ने उस प्रोजेक्ट को वहीं पे रोक दिया, ये रोक सकते हैं क्योंकि इनकी जिम्मेदारी है एनवायरमेंट डिग्रेड होने से बचाना। नंबर 3, एडहेरेंस टू द प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस। मैंने अभी आपको बताया कि यहाँ पे प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ नहीं चलता है, आपको प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो करने की जरूरत नहीं है, हालातों के अकॉर्डिंग वर्किंग के तरीके बदल सकते, कोई परफेक्ट यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप फॉलो करने की जरूरत नहीं है, जैसा केस है अकॉर्डिंगली वर्किंग चेंज हो सकती है, राइट, माहौल को देखते हुए। फिर कॉम्पोजिशन की जब हम बात करते हैं, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। जो एनजीटी होता है उसमें एक चेयर पर्सन होगा, ऑटोमेटिकली वो चेयरपर्सन कौन होगा, रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज होगा, सिंपल सी चीज है, रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज रहता है या हाई कोर्ट का रिटायर्ड जज रहता है। इसके अलावा आपके पास कम से कम 10 और ज्यादा से ज्यादा आप बोल सकते हो 20 जुडिशियल मेंबर होने चाहिए। मतलब एक तो हमारे पास चेयरपर्सन होगा और 10 से लेके 20 के बीच में आपके पास जुडिशियल पर्सनैलिटीज हो सकती है। मतलब ऐसे 10, 12, 15, 20 तक बंदे, 10 से लेके 20 के बीच में बंदे जिनके पास जुडिशरी का एक्सपीरियंस है, एडवोकेट हो सकते हैं, रिटायर्ड जज कोई भी हो सकता है, आप बोल सकते हैं ना, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का रिटायर्ड जज या कोई भी हो सकता है। और 10 से लेके 20 के बीच में आपको चाहिए एक्सपर्ट। एक्सपर्ट किस चीज के, इन्वायरमेंट के एक्सपर्ट। 10 से 20 बंदे इन्वायरमेंट के एक्सपर्ट होने चाहिए और 10 से 20 बंदे हमारे पास जुडिशियल मेंबर होने चाहिए, एक चेयरपर्सन होगा। तो मतलब मैक्सिमम 20 ये हो सकते हैं, मैक्सिमम 20 ये हो सकते हैं, 40 हो गए और ये 41, 41 मैक्सिमम स्ट्रेंथ हो सकती है। मिनिमम देखो 10 ये होने चाहिए, 10 ये होने चाहिए, 20, 21, मिनिमम 21, मैक्सिमम 41 स्ट्रेंथ हो सकती है एनजीटी। अच्छा, एनजीटी की अगर हम बात करेंगे तो हमें दिल्ली में देखने को मिलेगा, लेकिन देश तो इतना बड़ा है, अब तमिलनाडु वाला जो बंदा है, कर्नाटका वाला जो बंदा है, वो दिल्ली थोड़ी नहीं जाएगा केस लेके। तो आपको लोकल लेवल पे भी दफ्तर ओपन करने पड़ेंगे जो कि इसके प्रॉपरली वर्क नहीं कर पा रहे हैं, राइट। तो यहाँ पे नेक्स्ट देखो, परफॉर्मेंस ऑफ नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। इसमें ना एग्जांपल्स दी गई हैं बहुत सारी, जिससे आपको पता चलेगा कि अभी तक इन्होंने क्या किया है। जैसे फॉर एग्जांपल नंबर 1, स्ट्रेंथनिंग एनफोर्समेंट ऑफ फॉरेस्ट लॉ। हमारे देश के अंदर जो फॉरेस्ट के लॉ हैं उनको प्रॉपर तरीके से लागू करवाया गया है बाय एनजीटी। उसकी एक अच्छी एग्जांपल देखो, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट ऑफ 1980 के तहत इनके सामने केस आया 2018 में, जिसमें क्या है, एनजीटी ने ऑर्डर किया और 248 इलीगल जो आपकी खानों की खुदाई हो रही थी वेस्टर्न घाट्स में। वेस्टर्न घाट्स मतलब ये जो हमारा ये वाला किनारा है, जो हमारा इस तरफ गुजरात से लेके नीचे केरला तक, यहाँ पे आपको माउंटेन रेंज देखने को मिलती है, दैट इज कॉल्ड एज वेस्टर्न घाट्स। वहां पे 248 जो माइनिंग की एक्टिविटीज थी, खानों की खुदाई थी, उसको रुकवाया गया क्योंकि वो फॉरेस्ट को हार्म कर रही थी। तो मतलब लॉ प्रॉपरली इंप्लीमेंट करवाने में ये हेल्प करते। कौन सा लॉ है ऊपर देखो, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट, फॉरेस्ट को कंजर्व करने वाला। नंबर 2 एग्जांपल देखो यहाँ पे 2015 में एनजीटी कैंसल द डाइवर्जन ऑफ ओवर 20,000 हेक्टेयर्स ऑफ फॉरेस्ट लैंड इन छत्तीसगढ़ फॉर माइनिंग प्रोजेक्ट साइटिंग इरेगुलरिटीज इन द क्लियरेंस प्रोसेस एंड पोटेंशियल हार्म टू द वाइल्ड लाइफ हैबिटेट। 2015 में अराउंड 20,000 हेक्टेयर का एरिया था जहां पे छत्तीसगढ़ में माइनिंग की एक्टिविटी सरकार स्टार्ट करवाना चाहती थी, उसको रोक दिया किसने, एनजीटी ने, क्योंकि वहां पे क्लियरेंस नहीं मिल पाई। तो जब भी आपने किसी जगह पे कोई रोड बनाना होता है ना, किसी फॉरेस्ट से रोड निकालना है, पहाड़ी इलाके से रोड निकालना है, माइनिंग करनी है, आपको इन्वायरमेंट क्लियरेंस लेनी पड़ती है कि उसकी वजह से इन्वायरमेंट को नुकसान नहीं पहुंचेगा। यहाँ पे क्लियरेंस नहीं दी तो ये प्रोजेक्ट आप बोल सकते हो रुक गया। तो मतलब अच्छा खासा ये कंजर्वेशन में हेल्प कर रही है। नंबर 2, प्रोमोटिंग सस्टेनेबल फॉरेस्ट मैनेजमेंट। मतलब जो फॉरेस्ट है इसको सही तरीके से मेंटेन किया जाए, मैनेज किया जाए, फॉरेस्ट खत्म ना हो जाए। यहाँ पे 2 शब्द आते हैं ना, डिफॉरेस्टेशन एंड एफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन मतलब जंगलों की कटाई कर देना,
एफॉरेस्टेशन मतलब जंगलों को उगाना। तो डिफॉरेस्टेशन तो हमारे यहाँ पे बहुत कॉमन है। हिमाचल में, उत्तराखंड में आप देखो कितने जंगल काटे गए हैं। तो यहाँ पे एग्जांपल देखो दी हुई है, एनजीटी हैज डायरेक्टेड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ऑफ उत्तराखंड टू इंप्लीमेंट अ कॉम्प्रिहेंसिव एफॉरेस्टेशन प्रोग्राम एमिंग टू रिस्टोर 1,00,000 हेक्टेयर ऑफ डिग्रेडेड फॉरेस्ट लैंड। 1,00,000 हेक्टेयर फॉरेस्ट तबाह जो हो चुका था उत्तराखंड के अंदर, उत्तराखंड के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को एनजीटी ने ऑर्डर्स इशू किए कि दोबारा से उस जंगल को उगाओ। क्या करो? एफॉरेस्टेशन। समझ रहे हो? सिंपल चीज, डिफॉरेस्टेशन पहले की गई, एफॉरेस्टेशन करो। देन प्रोटेक्टिंग वाइल्ड लाइफ हैबिटेट। वाइल्ड लाइफ मतलब जंगलों में रहने वाले जो जीव जंतु हैं, उनका जो माहौल है, उनका जो घर है एक तरीके से। हैबिटेट मतलब जिस माहौल में आप रहते हो। तो वाइल्ड लाइफ का जो रहने का पूरा एनवायरनमेंट है वो भी तो डिग्रेड कर देते हो। आप देखते हो कि तेंदुआ जो है या लॉयन जो है या टाइगर, लॉयन तो नहीं क्योंकि लॉयन तो आपको खास तौर पे गुजरात में ही देखने को मिलेगा, गिर नेशनल फॉरेस्ट में केसेस थोड़े कम होते हैं। टाइगर ऑल ओवर द इंडिया है। तेंदुआ आपको ऊपर वाले एरियाज में देखने को मिल जाएगा। ये जंगलों से निकल के कहाँ घुस जाते हैं? गाँव में, शहरों में, कितनों को मार देते हैं। हमने उस दिन भी बात की थी कि एनिमल अटैक की वजह से कितने मारे जाते हैं। वो क्यों हो रहा है? ये सब गाँव शहरों में क्यों घुस रहे हैं? वो नहीं घुस रहे, आपने जंगल काट के आप उनके हैबिटेट में घुसे हो। हैबिटेट मतलब उनके घर में घुसे हो, तो ऑटोमेटिकली वो तो अपने घर में राउंड लगाएंगे ना। अब आप वहां पे बीच में आ रहे हो तो ये आपका कसूर है, उनका कसूर नहीं है, राइट। तो यहाँ पे एग्जांपल देखो, इन 2019 एनजीटी डायरेक्टेड कर्नाटका गवर्नमेंट टू रीलोकेट अ proposed highway project to avoid disrupting critical wildlife corridor in western Ghats। कर्नाटका सरकार 2019 में, कर्नाटका यहाँ पे पड़ता है, दिस इज कर्नाटका, इधर केरला से ऊपर यहाँ पे क्या है? कर्नाटक। कर्नाटका सरकार वेस्टर्न घाट्स के एक एरिया से हाईवे बनाना चाहती थी, और जिस एरिया से वो हाईवे निकल रहा था वो था जंगल वाला एरिया, जिसमें बहुत सारे हाथी रहते हैं, टाइगर रहते हैं, आप बोल सकते हो। तो यहाँ पे एनजीटी ने बोला कहीं और से निकालो, यहाँ से नहीं निकलेगा हाईवे, क्योंकि अगर यहां से निकलेगा तो वाइल्ड लाइफ का हैबिटेट खराब हो जाएगा। तो आप कोई दूसरा रास्ता अपनाओ जहां से आप निकाल सकते। मतलब एक्शन लिया ना एनजीटी ने, रोक दिया वो हाईवे बनने से। देन उसके बाद एनहांसिंग पब्लिक पार्टिसिपेशन। एग्जांपल देखो, इन 2020 एनजीटी हेल्ड अ पब्लिक हियरिंग इन गैदर फीडबैक फ्रॉम लोकल कम्युनिटीज ऑन द प्रपोज्ड हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इन अरुणाचल प्रदेश। 2020 में एनजीटी के द्वारा मीटिंग्स रखवाई गई अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश मतलब नॉर्थ ईस्ट का वो एरिया जो चाइना के साथ डिस्प्यूटेड है, जिसको भी हमने डिस्कस करना है अगली क्लासेस। तो अरुणाचल प्रदेश की जनता से सीधा जाके एनजीटी पूछ रहा है कि आपको क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं अगर अरुणाचल प्रदेश में बहुत सारे डैम बनाए जा रहे हैं। अब हमें पता है, जैसे हमारे देश की सबसे बड़ी आर्टिफिशियल जो लेक है दैट इज गोविंद सागर लेक, जो आपको ये बिलासपुर में मिलेगी। ये माता का मंदिर है नैना देवी, अपना अनंतपुर साहिब के बिल्कुल क्लोज। आप नैना देवी जाओगे ना, ऊपर मंदिर में चढ़ो कभी जाओ, तो आपको सामने एक बड़ी सी लेक देखने को मिलेगी जो पहाड़ों के बीचों बीच पानी भरा हुआ है, दैट इज गोविंद सागर लेक। हमारे देश की सबसे बड़ी मैन मेड लेक है वो, सबसे बड़ी। अब जब उसको बनाया गया था वो कम से कम मोर देन 80 किलोमीटर में फैली हुई है। जब उसको बनाया गया था ना, कितने सारे गांव जो है उस एरिया में बसे हुए थे, उनको वहां से उठा के कहीं और रीलोकेट किया गया, क्योंकि वहां पे आपने पानी भरना था। कौन सी नदी का पानी? सतलुज का पानी। समझ रहे हो? पानी भर के लेक बनती है, वो सतलुज से कनेक्टिविटी है वहां की लेक की। अब वो अपने आप तो पानी आ नहीं रहा, तो वो लोगों को रीलोकेट किया, उनका हैबिटेट खराब कर दिया लोगों का। तो मतलब बहुत सारा इशू आता है, तो उसके ऊपर जनता की इन्वॉल्वमेंट को ये बढ़ा रहा है, पब्लिक पार्टिसिपेशन। सरकार इतना सीरियस नहीं लेती, लेकिन ये बहुत सीरियस लेते हैं इस चीज को। देन प्रमोटिंग इन्वायरमेंटल जस्टिस। 2021 में एनजीटी ऑर्डर ऑन राइट्स ऑफ बानी पेस्टोरलिस्ट इन
प्रिस्टीन बानी ग्रासलैंड्स। बानी ग्रासलैंड्स की अगर हम बात करते हैं तो आपको खास तौर पे साउथ इंडिया में देखने को मिलेगा। वहां पे रहने वाली कुछ कम्युनिटीज थी, उनके अधिकार की बात की गई, जो खास तौर पे पेस्टोरल कम्युनिटी है। पेस्टोरल मतलब चरवाहे, जिनका काम ही ये है। आप भी देखते होंगे गाय लेके बकरियां लेके लोग घूमते हैं, तो उनका काम ही वो है, चरवाना पशुओं को। सो उनके अधिकारों की बात एनजीटी ने किया, आप बोल सकते हैं 2021। फिर उसके बाद स्पीडी डिस्पोजल, जैसे कि इन जुलाई 2018 टू जुलाई 2023, 18 से लेके 23 के बीच में एनजीटी रिसीव्ड 15,132 न्यू केसेस एंड डिस्पोज्ड 16,042 केसेस। 18 से लेके 23 के बीच में 16,000 से ज्यादा केसेस इन्होंने निपटा दिए, और 15,000 से ज्यादा केसेस यहाँ पे नए और आ गए। तो मतलब बहुत अच्छे से काम कर रहा है, मतलब क्विकली निपट रही है चीज, ज्यादा लंबा नहीं खिंच रही चीज, है ना। इन्वायरमेंट के केसेस जल्दी जल्दी ये निपटा रहे हैं। तो ये तो सारे इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होगी। और एग्जाम्पल्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट। मेंस का आंसर लिखना है, एग्जाम्पल नहीं लिखोगे नंबर नहीं मिलेंगे। रिस्पॉन्सिबिलिटीज के साथ साथ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया हुआ ऊपर, नीचे एग्जाम्पल दिया हो। रिस्पॉन्सिबिलिटी लिखो, साथ ही साथ एग्जाम्पल लिखो। इसके ऊपर भी आप लोगों ने क्वेश्चन लिखना है, लेकिन उससे पहले हम चैलेंजेस को देखते हैं। चैलेंजेस बिफोर द नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में? नंबर 1 देखो, स्टाफिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। सबसे पहला मुद्दा तो ये है कि स्टाफ जितना चाहिए उतना अवेलेबल नहीं है, जितना एक्सपर्ट स्टाफ चाहिए उतना एक्सपर्ट स्टाफ नहीं है, और इनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब दफ्तर वगैरह की कमी है, आप बोल सकते हो, सिंपल चीज। नंबर 2, इनएडिक्वेट मेंबर अपॉइंटमेंट। जैसे मैंने आपको बोला कि कम से कम 10 और ज्यादा से ज्यादा 20, यहाँ पे 10 भी नहीं हो पाते। मैंने बोला ना कि एनवायरमेंट एक्सपर्ट कम से कम 10 चाहिए और जुडिशियल एक्सपर्ट कम से कम 10 चाहिए, यहाँ पे 10 से भी नीचे रह जाते हैं। कम से कम 10 होने चाहिए लेकिन है नहीं, मतलब क्या है, स्टाफ की कमी आपको देखने को मिलती है। देन उसके बाद जोनल बेंचेस शट डाउन। इनके द्वारा ऑल ओवर इंडिया आप बोल सकते हो 4 जोनल बेंचेस को ओपन किया गया था, सेंट्रल इंडिया में, साउथ इंडिया में, वेस्टर्न इंडिया में, ईस्टर्न इंडिया में। चारों के चारों बंद हो गए, क्योंकि स्टाफ ही नहीं था वहां पे काम करने के लिए, स्टाफिंग की कमी है। देन डिलेज एंड कैंसलेशन। अगर हम यहाँ पे बात करें, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का काम आजकल स्टार्ट कर दिया है। आजकल जैसे सुप्रीम कोर्ट आपने देखा होगा, ऑनलाइन केस वगैरह चलते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स भी ऑनलाइन केसेस का निपटारा कर देती है, आपने देखा होगा ये सारी चीजें। खास तौर पे कोविड के बाद से ऑनलाइन कोर्ट्स का सिस्टम चला, तो एनजीटी भी आजकल केसेस को ऑनलाइन देख रहा है। लेकिन इसमें गड़बड़ क्या होती है कि एट अ टाइम इंटरनेट की दिक्कत आ गई, उसी टाइम शटडाउन हो जाता है ना। तो वो थोड़ी सी कमी आ रही है, आप बोल सकते हो कि इंटरनेट कनेक्टिविटी में कमी है, जिसकी वजह से डिलेज हो रहे हैं। ऑनलाइन होने की वजह से, ऑफलाइन वाले में डिलेज नहीं थे, ऑनलाइन होने की वजह से यहाँ पे डिलेज हमें देखने को मिल रही है। देन उसके बाद लैक ऑफ डाइवर्स एक्सपर्टीज, मतलब अलग अलग फील्ड के एक्सपर्ट जो यहाँ पे चाहिए वो हमें नहीं मिल रहे हैं। एंड अपील्स एंड एनफोर्समेंट चैलेंजेस, जैसे फॉर एग्जांपल एनजीटी डिसीजंस फेस सुप्रीम कोर्ट चैलेंजेस विद हाफ्टी पेनल्टीज। अब यहाँ पे देखो कि एनजीटी में कोई केस आया, एनजीटी ने उसके ऊपर डिसीजन दिया, फिर क्या करता है, जिसने केस चलाया था, जिसके अगेंस्ट डिसीजन आ गया, वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाता है। सुप्रीम कोर्ट इसके दिए गए फैसले को कैंसिल कर देता है और ऊपर से पेनल्टी लगा देता है कि आपने गलत किया। तो इससे क्या हो जाता है, इनकी क्रेडिबिलिटी कम हो जाती है, जनता का इसके ऊपर विश्वास कम हो जाता है, बोल सकते हैं। ठीक है, तो वो भी एक प्रॉब्लम हमें देखने को मिल रही है। नीचे कुछ वे फॉरवर्ड में आपको जो सजेशंस दी गई है उसको आप एक बार रीड आउट कर सकते हो। अब नीचे देखो, 2018 में एक क्वेश्चन पूछा गया था, हाउ इज नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल डिफरेंट फ्रॉम द सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। अब नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के बारे में हमने पढ़ा, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की अगर हम बात करते हैं, इसके बारे में आप इकोलॉजी में पढ़ते हो, जो हमारे देश में पोल्यूशन कंट्रोल का काम करता है। अब ध्यान से देखो, 2 स्टेटमेंट दी गई। नंबर 1 स्टेटमेंट, एनजीटी हैज बीन एस्टैब्लिश्ड बाय एन एक्ट वेयर एज सीपीसीबी हैज बीन क्रिएटेड बाय एन एग्जीक्यूटिव ऑर्डर ऑफ द गवर्नमेंट। ये स्टेटमेंट सही है कि गलत आपको कैसे पता चलेगा? अगर आपको ये पता है कि कौन सी चीज कैसे बनी है। एनजीटी हमें पता है 2000 एक्ट के तहत बना है, वो ऊपर वाला भी सही है और दूसरे वाला भी एक्ट के तहत बना है। तो मैंने आपको करवाया ना, वाटर प्रिवेंशन एंड पोल्यूशन कंट्रोल एक्ट ऑफ 1974, उसके तहत बना है।
तो दोनों ही स्टैट्यूटरी बॉडी है। ये क्या बोल रहे हैं, एनजीटी स्टैट्यूटरी है, दूसरा स्टैट्यूटरी नहीं है। तो पहली स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। दूसरी स्टेटमेंट देखो, एनजीटी प्रोवाइड एनवायरमेंटल जस्टिस एंड हेल्प प्रोड्यूस बर्डन ऑफ लिटिगेशन इन द हायर कोर्ट वेयर एज सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड promote cleanliness of the streams, wells, aims to improve the quality of air in the country. यही काम है पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का। आप बोल सकते हो सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, नाम नहीं है, आप बोल सकते हो। ये सही है, तुम्हारा आंसर क्या हो जाएगा, बी। ये सिर्फ सेकंड सही है। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यूपीएससी ने पूछा हुआ है, स्टेट सिविल सर्विसेज में जरूर पूछा जा सकता है, सिंपल। तो इसके ऊपर आपने क्वेश्चन लिखना है, लिखो फिर। राइट अ नोट ऑन, write a note on National Green Tribunal comma its responsibilities comma challenges with examples, that's it। ठीक है, नेक्स्ट देखो हमारे पास अगेन एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज इवैल्यूएशन ऑफ स्मार्ट सिटीज मिशन पार्लियामेंट्री कमेटी। ये ना भी तीन चीजों के ऊपर बड़ा, ये तीनों ही बड़े इंपॉर्टेंट है। चाहे आपका लीगल फ्री लीगल एड हो, चाहे आपका एनजीटी हो, चाहे स्मार्ट सिटी मिशन हो। स्मार्ट सिटी मिशन जो है ये 2015 में आया था। चंडीगढ़ इज वन अमंग द स्मार्ट सिटीज। चंडीगढ़ में आपको बाइक देखने को मिलते हैं, बाइक इन द सेंस जो बाईसाइकिल है, उसके ऊपर क्या लिखा होता है, स्मार्ट बाइक। वो अभी कुछ साल पहले यहाँ पे आपको देखने को मिले। फिर चंडीगढ़ में आपको इलेक्ट्रिक बसेस देखने को मिलेंगी। चंडीगढ़ के अंदर आपको सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट पे बड़ा ज्यादा एफर्ट कर रहे हैं, जो कचरा वगैरह है उसको मैनेज करने के लिए। क्लीनिनेस पे बड़ा ध्यान देते हैं, कैमरास जगह जगह लगा दिए गए हैं। जो लाइट्स आपको देखने को मिल रही है वो सोलर लाइट्स हैं ज्यादातर। पहले यहाँ पे बिजली वाली लाइट्स चलती थी, अभी आपको क्या वो एलईडी लाइट्स नहीं देखने को मिलती, वो सोलर लाइट्स है। मोस्ट ऑफ देम आर सोलर लाइट्स। अभी भी कुछ बिजली वाली है लेकिन मोस्ट ऑफ देम आर सोलर लाइट्स। चंडीगढ़ और मोहाली को आप देखते हो कितना ज्यादा डिफरेंस है, क्योंकि चंडीगढ़ स्मार्ट सिटी है, इसमें बहुत सारे एफर्ट किए जा रहे हैं। तो वो स्मार्ट सिटी मिशन का एक जो आप बोल सकते हो फेज जो है वो खत्म हो चुका है। सेकेंड फेज अब स्टार्ट करने की हमें जरूरत है। फर्स्ट फेज के अंदर अराउंड 100 स्मार्ट सिटीज बनाने का फैसला जो है वो किया गया था। इसमें चंडीगढ़ भी है, इसमें लुधियाना भी है। पंजाब में आई थिंक और तो कोई नहीं है, चंडीगढ़ एंड लुधियाना ही है शायद, बाकी चेक करना अगर पंजाब में कोई और सिटी भी होगी। तो इसके बारे में रिसेंटली पार्लियामेंट्री कमेटी बिठाई गई, जिसने क्या बोला कि सेकंड टायर की जो सिटीज है, ये जो टायर 1 टायर 2 सिटीज होती है ना, इट इज ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन, कितनी पॉपुलेशन वहां पे रह रही है। सो यहाँ पे स्मार्ट सिटी मिशन क्या है, दैट इज इंपॉर्टेंट। तो स्मार्ट सिटीज मिशन की अगर हम बात करते हैं, इसके ऊपर क्वेश्चन भी पूछा गया यूपीएससी में। 2015 के अंदर बीजेपी की गवर्नमेंट ने, एनडीए की गवर्नमेंट ने इसको लॉन्च किया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज 6 फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ स्मार्ट सिटीज। नीचे देखो 6 प्रिंसिपल्स दिए गए हैं कि स्मार्ट सिटीज में क्या होगा। नंबर 1 इज कम्युनिटी एट कोर। पहला प्रिंसिपल, ये याद रखने हैं क्या प्रिंसिपल्स है, 6 प्रिंसिपल्स ऑफ स्मार्ट सिटीज। नंबर 1 है कम्युनिटी एट कोर। नीचे देखो लिखा हुआ है कम्युनिटीज एट द कोर ऑफ प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन। मतलब जब भी आप कुछ नया सिटी के अंदर करने की कोशिश करोगे तो जनता के साथ इन्वॉल्व होके डिस्कस करके फिर आपने इम्प्लीमेंट करना है। फिर इम्प्लीमेंटेशन में जनता को इन्वॉल्व करोगे। जैसे फॉर एग्जांपल आप बात करो कि हमने क्लीनिनेस को इम्प्रूव करना है, मतलब आप सिटी के अंदर जो कचरा फेंक देते हैं या कुछ होता है उस चीज को आप खत्म करना चाहते हो। क्या सरकार अकेली खत्म कर सकती है? नहीं। जब तक जनता को इन्वॉल्व नहीं करोगे वो चीज खत्म हो ही नहीं सकती। इट मींस पब्लिक पार्टिसिपेशन। पहला प्रिंसिपल क्या है? पब्लिक पार्टिसिपेशन, जिसको ये बोल रहे हैं कम्युनिटी एट द कोर, मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट है कम्युनिटी के साथ वार्तालाप करना। नंबर 2 है मोर फ्रॉम लेस। इसका मतलब क्या है?
ability to generate greater outcomes with use of lesser resources, कम रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके ज्यादा अच्छे और बढ़िया रिजल्ट निकालना, दैट इज द सेकंड। देखो सिंपल सी चीज, जब हम बात करते हैं कि आप यूपीएससी की या सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हो, तो आपने हर एक बंदे को ये बोलते हुए सुना होगा कि स्मार्टली स्टडी करने की जरूरत है, स्मार्ट स्टडी की जरूरत है, स्टडी की जरूरत नहीं है। स्मार्ट स्टडी का मतलब क्या होता है? कम से कम रिसोर्सेज का इस्तेमाल करो। ऐसा नहीं कि 10 तरह की किताबें पढ़ने लग जाओ, एक ही तरह की किताब पढ़ो, लेकिन उसको इस तरीके से पढ़ो कि पूरी याद हो जाए, और वही आपको रिजल्ट दे देगी। अब लक्ष्मीकांत के लिए आपको 50 पॉलिटी के लिए आपको 50 बुक्स फॉलो करने की जरूरत नहीं है, एक सिंगल लक्ष्मीकांत को पकड़ लो। स्टेट सिविल सर्विसेज में तो लक्ष्मीकांत आपका प्रीलिम भी करवा देगी, आपका मेंस भी करवा देगी। अगर मान लो पॉलिटी के 20 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो ये मैं गारंटी देता हूं कि 17 क्वेश्चन लक्ष्मीकांत में से होंगे, क्योंकि उसमें सब कुछ तो लिखा हुआ। हाँ, उसी बुक को 10 बार पढ़ लो, उसी को रिवाइज करो बार बार, जिससे क्या है तुम्हारी क्रेडिबिलिटी वहां पे बढ़ जाएगी। सिंपल चीज है। तो वही चीज यहाँ पे करनी, कम रिसोर्सेज ज्यादा आउटकम, तभी तो स्मार्ट सिटी बनेगी ना। देन है कोऑपरेटिव एंड कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म। कोऑपरेटिव मतलब एक दूसरे के सहयोग के साथ चलना, कॉम्पिटिटिव मतलब हेल्दी कंपटीशन। मतलब ऐसा नहीं है कि आप ये सोचो सामने वाले को कैसे हराऊं, आपने ये सोचना है सामने वाले से आगे कैसे निकलूं। दो चीजें होती है ना, दो बंदे भाग रहे हैं, एक तो आप ये सोच रहे हो कि मैं ज्यादा जोर लगा के और तेज भागूं, एक आप सोच रहे हो कि टांग अड़ा के उसको गिरा दूं। दो चीजें हो सकती है कंपटीशन में, आपने हेल्दी कंपटीशन को प्रमोट करना है। कैसे? यहाँ पे देखो, cities selected through competition flexibility to implement the project। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, जो भी सिटीज यहाँ पे सिलेक्ट की जाएंगी वो इस बेसिस पे सिलेक्ट की जाएंगी कि उसमें कितनी क्षमता है इस प्रोजेक्ट को इंप्लीमेंट करने की। अच्छा, स्मार्ट सिटी अवार्ड्स भी हमारे देश में होते हैं, स्मार्ट सिटी अवार्ड्स, जिसमें ज्यादातर आपको इंदौर वगैरह ये जो बड़ी बड़ी सिटीज है ये अवार्ड जीत के ले जाती है, क्योंकि वो सबसे अच्छी सिटीज है आप बोल सकते हैं जब हम बात करते हैं क्लीनिनेस में भी एंड स्मार्ट सिटीज के एरिया में भी, राइट। देन इंटीग्रेशन, इनोवेशन एंड सस्टेनेबिलिटी। इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है? जैसे फॉर एग्जांपल लुधियाना मैंने बोला, अब लुधियाना पंजाब में पड़ता है, लुधियाना का म्युनिसिपल कॉरपोरेशन होगा, बड़ी सिटी है, लुधियाना में पंजाब सरकार का कंट्रोल होगा, और ये मिशन किसका है? सेंट्रल सरकार का। तो इन सब को इंटीग्रेट करना पड़ेगा। जब ये सारे एकजुट होके काम करेंगे फिर ही काम हो पाएगा ना वहां पे, नहीं तो एक दूसरे में टांग अड़ाएंगे। इंटीग्रेशन। नंबर 2 इज इनोवेशन। नई नई चीजों को आपने खोजना है, नए नए तरीके आपने खोजने हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप देखोगे कि आजकल जो रोड्स बन रहे हैं ना, रोड्स की कंस्ट्रक्शन इस तरीके से की जा रही है कि इन्वायरमेंट भी डिग्रेड ना हो और लंबे समय तक ये स्टे करें, जो कि बार बार रोड बनाने में हम खर्चा ना करते रहे। सस्टेनेबिलिटी यही होती है ना, रिसोर्सेज का इस तरीके से इस्तेमाल करना कि कम से कम डिस्ट्रक्शन हो उस रिसोर्स का इस्तेमाल करने से, और लंबे समय तक चले, मतलब अगली पीढ़ियां भी उस रिसोर्स का इस्तेमाल कर सके। तो इस तरीके के रोडवेज बनाओ, इस तरीके की स्ट्रीट लाइट्स लगाओ जो लंबे समय तक स्टे करे, नहीं तो बार बार उन्हीं को चेंज करने में लगे रहोगे, फालतू पैसा उधर ही जाएगा, आप बोल सकते हो। ऐसी इनोवेशंस करने की जरूरत है। जैसे ये स्मार्ट बाइक्स वाला कंसेप्ट जो चलाया है, अब ध्यान से देखो, जब से स्मार्ट बाइक का कंसेप्ट चला है चंडीगढ़ में कोई रोड नहीं बचा जहां पे बाईसाइकिल चलाने के लिए अलग से मार्किंग ना की हो, हर जगह की हुई है। दिस एरिया इज फॉर बाइक, दैट इज बाईसाइकिल ओनली। स्पेशली आपको स्पेस प्रोवाइड किया, उससे आप क्या कर रहे हो? लोगों को एनकरेज कर रहे हो। अच्छा, आपके पास बाईसाइकिल नहीं है, जगह जगह पे आप बोल सकते हो उन्होंने खड़े कर दिए, ऐप लॉन्च कर दी, आप वहां से उसको अनलॉक कर सकते हो, चला सकते हो, सिंपल चीज, राइट। ये सारी चीजें। देन उसके बाद आ गया टेक्नोलॉजी एज मीन्स नॉट द गोल। So careful selection of technology relevant to the context of cities। सही ढंग से टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना। उन्होंने क्या बोला? टेक्नोलॉजी एज मीन्स नॉट द गोल। देखो हम यहाँ पे हमारी स्मार्ट सिटीज को हाई फाई टेक सिटीज नहीं बनाना चाहते, क्योंकि हाई फाई टेक सिटीज बनाने के चक्कर में क्या होता है? इन्वायरमेंट की डिग्रेडेशन हो जाती है। बड़ी बड़ी सिटीज, दिल्ली हो गया,
टेक सिटीज है, नोएडा हो गया, गुरुग्राम, ये सारी टेक सिटीज है ना, बेंगलुरु हो गया। यहाँ पे एनवायरनमेंट के हालात देखो क्या है, बुरे हालात। स्मार्ट सिटी मतलब सस्टेनेबल सिटी, उतनी ही टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना है जो सिटी के इन्वायरमेंट को, सिटी के हैबिटेट को भी खराब ना करे, राइट। देन कन्वर्जेंस, सेक्टोरियल एंड फाइनेंशियल कन्वर्जेंस मतलब क्या है, जो अलग अलग मिनिस्ट्रीज इन्वॉल्व है, अलग अलग जगह से जो पैसा आता है, जैसे फॉर एग्जांपल स्टेट सरकार भी हर सिटी को कुछ ना कुछ पैसा देती है, सेंट्रल सरकार भी कुछ पैसा देगी स्मार्ट सिटीज को, उन सारे पैसे को इकट्ठा करके इस लाइन में लगाया जाए, दैट विल बी कॉल्ड एज कन्वर्जेंस ऑफ पॉलिसीज। स्टेट सरकार, सेंट्रल सरकार, सबकी जो पॉलिसीज है, सबकी तरफ से जो पैसा आ रहा है उसको इकट्ठा करके इस मिशन के ऊपर लगाया जाए, जिससे क्या है ज्यादा बेहतरीन रिजल्ट आप अचीव कर पाओ। सो ये 6 प्रिंसिपल अगर एज इट इज याद कर सकते हो तो बेस्ट। एज इट इज याद कैसे करना है, ऊपर वाला जो लिखा हुआ है वो याद कर लो। एक्सप्लेन अगर करने के लिए बोला जाता है तो नीचे एक्सप्लेनेशन भी दी गई, राइट। देन आगे ऑब्जेक्टिव्स, कि ऑब्जेक्टिव क्या है स्मार्ट सिटी मिशन के। तो स्मार्ट सिटी मिशन एम्स टू एनहांस अर्बन लाइफ by focusing on core infrastructure, sustainability and smart solution। शब्द याद रखो, अर्बन लाइफ की जो क्वालिटी है उसको बेहतरीन करना है, हमने ज्यादा अच्छा करना है, क्या करके, नंबर 1 इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करके अर्बन एरियाज में। जैसे फॉर एग्जांपल ये खरड़ वाला आपने देखा होगा, खरड़ में पहले कितना ट्रैफिक जाम होता था, अभी क्या कर दिया इन्होंने, अभी इन्होंने ऊपर से फ्लाईओवर निकाल दिया। जब से फ्लाईओवर निकला है तो ट्रैफिक काफी कम हो गया है। चंडीगढ़ के अंदर देखो आप, चंडीगढ़ के जो ये मोहाली के साथ उधर से आता है, चंडीगढ़ के जो मोहाली के साथ रोड कनेक्ट करते हैं, पहले ये छोटे रोड थे, और ये जो आपको देखने को मिलता है दिस 43 वाला जो बड़ा रोड है, इसके ऊपर कई कई जगहों पे क्या सिर्फ लाइटें लगी हुई थी, चौक नहीं बने हुए थे, इन्होंने क्या कर दिया, चौक बना दिए अभी। और जो मोहाली के साथ से आपके रोड्स कनेक्ट कर रहे हैं उसको ब्रॉड कर रहे हैं, साइड में जो बाईसाइकिल है उसके लिए अलग से बना रहे हैं, आप बोल सकते हो, है ना, लोकल मूवमेंट के लिए अलग से। ये सब क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर की इंप्रूवमेंट, जिससे आप ट्रैफिक को कंट्रोल कर सको। ये एक बहुत बड़ी चीज है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने चंडीगढ़ में एक चीज देखी होगी कि मोस्टली लोग जब लाइटों पे खड़े होते हैं अपनी गाड़ियों को ऑफ कर देते हैं, कई ऐसे भी होते हैं जो ऑफ नहीं करते हैं, ज्यादातर ऐसे होते हैं जो ऑफ नहीं करते हैं, मोस्टली आप देखोगे ऑफ कर देते हैं। कि आप जब लाइट पे खड़े होते हो ना, मान लो आप 1 मिनट के लिए, 1.5 मिनट के लिए लाइट पे खड़े हो और आपका बाइक चल रहा है, वो पोल्यूशन कर रहा है। आप एक जगह पे खड़े हो, वो पोल्यूशन कर रहा है, मतलब पोल्यूशन भी हो रहा है और आपकी मूवमेंट भी नहीं हो रही, फायदा तो कोई नहीं हुआ ना। अगर बीच में वो लाइट ना हो तो आप उतने 1 मिनट में कितने किलोमीटर निकल जाओगे, एक आधा किलोमीटर तो आगे जाओगे ना, कुछ फायदा तो हुआ उसको चलाने का, वो तेल फूकने का कुछ तो फायदा हुआ, पोल्यूशन भी हुआ और आप वहीं पे खड़े हो। तो ये हमेशा अवेयरनेस फैलाई जाती है कि जब आप लाइटों पे खड़े होते हो तो उसको बंद कर दो, जिससे क्या है वो 1-2 मिनट का पोल्यूशन रुक जाए, क्योंकि वो किसी के खाते में नहीं जाने वाला, वो एनवायरनमेंट की डिग्रेडेशन करेगा। अब ये चीज समझाना बड़ा मुश्किल है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा कर दो ऑटोमेटिकली। अगर आप देखो, अगर आपके रोडवेज इस तरीके से बने हुए हैं कि ट्रैफिक जाम ही नहीं होता, तो लाइटें छोटी छोटी होगी, जिससे क्या है लंबा स्टे नहीं आपको करना। चंडीगढ़ में देखो कुछ लाइटें तो बहुत छोटी हैं, जहां पे ट्रैफिक कम होता है, जहां पे ट्रैफिक ज्यादा होता है वहां पे क्या लाइटें आपको थोड़ी सी बड़ी देखने को मिलती। तो ये सब स्मार्ट मिशन होते हैं और कुछ नहीं होता। देन उसके बाद इट सीक्स टू क्रिएट रेप्लिकेबल मॉडल्स टू कम्पैक्ट इंक्लूसिव डेवलपमेंट, एक्टिंग एज बेकन फॉर अदर सिटीज टू फॉलो। बेकन का मतलब होता है जिसको देख के आप कुछ सीख सको। तो 100 स्मार्ट सिटीज बनाने की बात की गई थी 2015 में। 100 ऐसे शहर बनाओ जिसको देख के बाकी शहर भी कुछ सीखें और वैसा बनने की कोशिश करें। जैसे फॉर एग्जांपल यहां से कोई बंदा, जैसे आप लोग हो, जैसे आप मुक्तसर से हो ना, मुक्तसर में तो बुरे हालात है, सबसे घटिया शहर, अगर मुझे भी लगता है मेरे नानके है वहां पे, लेकिन स्टिल सबसे घटिया शहर जो है वो मुक्तसर है, और सबसे ज्यादा धार्मिक प्लेस है। रोड इतने गंदे, मतलब हमारी तरफ जो कनेक्ट करता है जलालाबाद वाला, इतना घटिया रोड, मतलब उतना मतलब मैं ना यहां से यहां आ गया हूं लेकिन वो रोड नहीं सही हुआ। अब यहां से आप वहां जाओगे, आपने चंडीगढ़ में एक माहौल देखा, आप नॉर्मली मुक्तसर में घूम रहे होगे, वहां पे कोई लाइटें लूटे कुछ नहीं है, कोई एक आधी अगर गलती से लगा दी हो तो लगा दी हो, वो कोट पूरा रोड वाली साइड, अदरवाइज कुछ नहीं है। अब वहां पे जाओगे आप, जब ट्रैफिक, आपके दिमाग से क्या निकलेगा,
यार चंडीगढ़ में तो ऐसा नहीं होता। हम बोलते हैं ना ये बात, यार चंडीगढ़ में तो ये कितना गंद फेंकते हैं, तुम लोग 2-4 साल के बाद ये सब करने लगोगे, यार कितना गंद फेंकते हैं यहाँ पे ना, उधर तो बड़ी सफाई है। ये चीज मैं क्या प्रेस करता हूँ वहां पे जाके कि चंडीगढ़ में ग्रीनरी बहुत ज्यादा है, मुझे वो पसंद है कि यार हमारे अब शहरों में हम एंटर करते हैं, तुम्हारे जो भी लोकल शहर है, हिमाचल के तो चलो फिर भी अच्छा होता है, उत्तराखंड तुम्हारा तो सिस्टम ही अलग है, लेकिन पंजाब में एंटर करते हैं, शहरों में आप जाओगे इतनी गर्मी लगती है ना, बहुत ज्यादा गर्मी। और शहर में ना सफोकेशन होती है, बहुत ही कंजस्टेड शहर है आप बोल सकते हो। कोई आपको छांव के लिए कोई भी वहां पे पेड़ देखने को नहीं मिलते हैं मार्केट्स के अंदर। यहाँ पे देखो हर मार्केट में इतने सारे पेड़ लगे हुए हैं, इतनी अच्छी चीज है ना वो। तो मतलब जब आप किसी स्मार्ट सिटी को देखते हो आप कुछ सीखते हो, कल को आप ऑफिसर बन जाते हो और आप किसी छोटे मोटे शहर में अपॉइंटेड हो, किसी छोटी मोटी डिस्ट्रिक्ट में अपॉइंटेड हो, आपने ऐसी स्मार्ट सिटी को देखा है, तो आपके हाथ में पैसा आता है एक्चुअली। डिस्ट्रिक्ट का जो कलेक्टर होता है उसके हाथ में पैसा आता है डिस्ट्रिक्ट में सुधार करने के लिए। आपने देखा है तो आप वहां पे सुधार करने की कोशिश करोगे ना कि यार वहां पे ये हमारे यहाँ पे क्यों नहीं हो सकता। ये नॉर्मल सी चीज है, हम करना चाहते हैं इस चीज को, वो चीज करवाना है उनको एक अच्छा मॉडल। क्योंकि देखो हमने अभी तक क्या देखा है, बाहर की कंट्रीज की बड़ी बड़ी सिटीज को अब उनके साथ मैच करने की कोशिश करेंगे तो थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है, और उसमें ये भी होता है हमें लगता है यार उधर ही हो सकता है, ऐसे हमारे यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। अगर हमारे यहाँ पे इन 100 सिटीज में पॉसिबल करके दिखाया जाए तो ऑटोमेटिकली आपको ये समझ आएगी भाई इधर भी पॉसिबल है। जैसे मेरे एक आंटी हैं, वो कनाडा में रहते हैं, वो यहाँ पे आए, मतलब चंडीगढ़ वो पहली बार आए थे, तो उन्होंने चंडीगढ़ को देखा तो उन्होंने मुझे यही बोला था, वो मुझे बोलते कि आपको कनाडा जाने की क्या जरूरत है, आपका तो चंडीगढ़ ही कनाडा है। क्योंकि कनाडा से कहीं अच्छा सिस्टम आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। जब हम इंफ्रास्ट्रक्चर की और इन सब चीजों की बात करते हैं ना, वहां वहां बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हो सकती हैं, लेकिन ये जो शांति आपको इधर मिलती है वो वहां नहीं मिलेगी, यहाँ का जो अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर और अच्छा सिस्टम जो है। सो ये स्मार्ट सिटी है, सिंपल चीज। अभी तो आप लोग इंदौर वगैरह नहीं गए, अगर आप इंदौर वगैरह जाओ ना तो इससे भी ज्यादा इंप्रेस हो जाओगे उसको देख के। इंदौर बहुत ही मतलब हमारे देश की सबसे क्लीन सिटी है इंदौर, सबसे क्लीन, इतना सा भी गंद नहीं मिलेगा आपको कहीं पे। तो इससे क्या होता है, एक अच्छा मैसेज जाता है जो आप देना चाहती हो। Then the mission sets example for both local and national replication, catalyzing the development of smart cities across the regions in India। वही चीज हम यहाँ पे करवाना चाहते हैं। नीचे वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, स्मार्ट सिटी में हम और क्या क्या चीजें लेके आना चाहते हैं। नंबर 1, स्मार्ट मोबिलिटी। व्हीकल बना हुआ है कि जो मोबिलाइजेशन, जैसे फॉर एग्जांपल मिक्स्ड मॉडल एक्सेस। मिक्स्ड मॉडल एक्सेस मतलब आपके पास इस चंडीगढ़ में देखो कैब की सर्विस भी है, आपके पास इलेक्ट्रिक बस भी है, आपके पास एसी वाली वो रेड वाली बसेस भी हैं जो बहुत पोल्यूशन करती हैं, जो दूसरी डीजल वाली बसेस है ग्रीन वाली वो भी है, आपके पास ऑटो भी है, आपके पास इलेक्ट्रिक, और कितनी सारी ऑप्शंस है, आपके पास रिक्शाज भी है, कितनी सारी ऑप्शंस है ना, वो प्रोवाइड करना। नंबर 2, क्लीन एंड नॉन मोटराइज्ड ऑप्शंस। नॉन मोटराइज्ड का मतलब यहाँ पे क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल बाईसाइकिल्स हो गया, इसमें कोई मोटर लगी होती बाईसाइकिल में, नहीं लगी होती ना, नॉन मोटराइज, तभी तो यहाँ पे स्मार्ट बाइक्स आपको देखने को मिलती है। ऐसी ऑप्शंस प्रोवाइड करना, मतलब इनफैक्ट मेरा ये मानना है कि बहुत अच्छा होता था कि आज से कुछ टाइम पहले वो जो एक पर्सन रिक्शा चलाता है वो चलते थे, आज भी छोटी सिटीज में तो आपको देखने को मिल जाएंगे, चंडीगढ़ में बहुत कम है आप बोल सकते हो। उससे कोई नुकसान नहीं होता है किसी का, थोड़ा टाइम ज्यादा लग जाता है लेकिन इतना भी ज्यादा, वो बहुत भगाते हैं बैठ के देखना कभी, बहुत भगाते हैं। तो मतलब उसमें टाइम भी कोई इतना वो नहीं है, लेकिन उससे क्या है आप इन्वायरमेंट को डिग्रेड होने से बचा सकते हैं। वैसी ऑप्शंस होनी चाहिए, उसको थोड़ा सा मॉडर्नाइज करो तो लोगों को देखने में अच्छा लगेगा। देन उसके बाद है इंटीग्रेटेड आईसीटी, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी आप बोल सकते हो। इंटीग्रेटेड मतलब क्या है, इन सब टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल करके आपने क्या है मोबिलिटी को इंप्रूव करना है। जैसे फॉर ये स्ट्रीट लाइट्स चलती है, ये कैसे चलती है, आईसीटी तो इस्तेमाल हो रहा है, अपने आप रेड होगी ग्रीन, कोई इसको करता थोड़ी ना है। अगर खराब हो जाए तो मैनुअली किया जाता है, वो बैठ के करते हैं, लेकिन अदरवाइज तो अपने आप चलती है। तो वो क्या है, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है एक तरीके से। देन उसके बाद है स्मार्ट लिविंग। स्मार्ट लिविंग में देखो कल्चरली वाइब्रेंट एंड हैप्पी, सेफ एंड हेल्दी, मतलब इस तरीके का लाइफस्टाइल यहाँ पे प्रपोज करो लोगों को, जो कि लोग, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ के लोग ज्यादातर कचरा बाहर फेंकने में इंटरेस्टेड नहीं है,
आपने एक चीज और देखी होगी, अगर आप चंडीगढ़ के अंदर बहुत लंबे समय के लिए पानी ऐसे बहाते हो तो उसी टाइम आपके ऊपर चार्जेस लग जाते हैं, एक्स्ट्रा चार्जेस लगते हैं। और मतलब एक तो होता है कि बिल आता है, एक होता है कि आप कंप्लेंट किसी ने कर दी ना तो आपको एक्स्ट्रा चार्जेस पड़ जाएंगे, इस बंदे ने पानी वेस्ट किया है। कचरा आप बाहर फेंकते हो, आपके ऊपर चार्जेस लग जाते हैं। तो मतलब क्या है, एक अच्छी तरीके की लिविंग हम यहाँ पे प्रमोट कर रहे हैं, हेल्दी लिविंग प्रमोट करें। ऑटोमेटिकली जब पोल्यूशन नहीं होगा तो हेल्दी लिविंग का, दिल्ली में जाओ तो कहाँ से हेल्दी लिविंग हो जाएगी आपकी, जब भर भर के तो पोल्यूशन है। एक सांस लेते हो पता नहीं कितने सारे पोल्यूटेंट्स अंदर ले जाते हो, आप बोल सकते हो है ना। एक दिन जाके देखो बीमार हो जाओ, जो यहाँ पे रहा है तो पक्का बीमार होगा गारंटेड। अगर इम्यूनिटी अच्छी है तो बात अलग है। स्मार्ट गवर्नमेंट, गवर्नमेंट भी स्मार्ट होनी चाहिए। एनेबलिंग सप्लाई एंड डिमांड साइज पॉलिसी। देखो सप्लाई जिस चीज की चाहिए, जितनी चाहिए उसको प्रोवाइड किया जाए, बेहतर तरीके से प्रोवाइड किया जाए और बेटर ऑप्शंस प्रोवाइड की जाए। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मान लो हम शहर में बैठे हैं, हमारे पास ऑप्शन ही सिर्फ और सिर्फ डीजल वाले रिक्शा की है, तो फिर हम तो उसी को इस्तेमाल करेंगे ना, ऑटो की है तो उसी को इस्तेमाल करेंगे। अब हमारे पास इलेक्ट्रिक ऑटोज जो हैं वो आए हैं यहाँ पे। अब देखो ऑल ओवर इंडिया सारी सिटीज में तो इलेक्ट्रिक बसेस नहीं है, या फिर इनफैक्ट सिटी बसेस नहीं है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, अमृतसर। अमृतसर में इतना पैसा लगा के क्या किया गया, जो बड़े बड़े रोडवेज है ना, यूनिवर्सिटी के सामने भी जो रोडवे, बहुत बड़ा रोडवे, उसके बीच में स्पेशली मतलब ग्रिल्स लगा के बीच में स्पेशली एक रोड बनाया गया और जगह जगह पे बस स्टॉप्स बनाए गए और आपकी सिटी बसेस, और मोर देन 100 सिटी बसेस वहां पे अलॉट की गई, जो आज के टाइम पे भी वहां पे बस स्टैंड में खड़ी खड़ी गल रही। कुछ ही चलाई गई है सिर्फ। उसमें एक्चुअली क्या बोला जा रहा है, बादल सरकार ने बहुत पैसा खाया है उस वाले प्रोजेक्ट में। अमृतसर का जो सिटी बस का प्रोजेक्ट था, प्रॉपरली इम्प्लीमेंट नहीं किया। आज भी अगर आप जाओगे ना, एक फ्लाईओवर सा है ये, जलंधर वाली साइड को जाते हो, फ्लाईओवर पे चढ़ोगे ना आप, तो ऊपर से आपको एक बस स्टैंड दिखेगा, सिटी बस का बस स्टैंड। उसमें इतनी सारी बसेस खड़ी हुई है, वो वहीं पे खड़ी हुई है बड़े टाइम से। तो वो घोटाला कर दिया एक तरीके से। अब सिटी बस का फायदा क्या होता है, ध्यान से देखो, यहाँ पे कोई भी सिटी बस आपको खाली मिलती है नहीं। वो एक बस में 40 30 50 60 जितने की भी कैपेसिटी है उतने बंदे बैठ के जा रहे हैं। अगर वो सिटी बस ना होती तो वो अपना अपना व्हीकल लेके जाते, अलग अलग पोल्यूशन करते। अब एक बस में कितने सारे लोग सिमट के चले जाते। तो पब्लिक जो आपके ये ट्रांसपोर्ट होता है इसका इस्तेमाल करना चाहिए, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। आज हमारे यहाँ पे क्या, एक एक बंदा एक एक गाड़ी या एक एक बाइक, हम इस तरीके से प्रेफर करते हैं, वो गड़बड़ है। देन उसके बाद हमारे पास आ गया ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, ओपन डाटा होना चाहिए, मतलब जनता को सब पता हो सरकार क्या कर रही है। आईसीटी एंड ई गवर्नमेंट, मतलब इलेक्ट्रिकल जो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम है उसका इस्तेमाल किया जाए सरकार के द्वारा, लोगों को बताने के लिए, इंफॉर्मेशन पहुंचाने के लिए, सिंपल। देन उसके बाद स्मार्ट पीपल, 21st सेंचुरी की एजुकेशन, अच्छी एजुकेशन, जैसे इन्वायरमेंट वगैरह कंपलसरी सब्जेक्ट्स है। इंक्लूसिव सोसाइटी, इंक्लूसिव मतलब ऐसी सोसाइटी जिसमें कोई बंदा पीछे नहीं रहना चाहिए, सबको हर एक बेनिफिट मिलना चाहिए, है ना। देन उसके बाद एम्ब्रेस क्रिएटिविटी, नई से नई चीज क्रिएट करो। अगर आप पिछले 10 सालों को देखोगे, आप जहां पे भी रहते हो, पिछले 10 सालों में बहुत सारी नई चीजें उस एरिया में आई। पिछले 10-15 सालों में बहुत ज्यादा तरक्की इंडिया के अंदर हुई है, ये रियलिटी है। चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल पे बोलो, चाहे आपका 3G 4G 5G के लेवल पे बोलो, जिस लेवल पे मर्जी देखो। देन स्मार्ट इकोनॉमी, इकोनॉमी भी वहां की स्मार्ट होनी चाहिए, जैसे एंटरप्रेन्योरशिप एंड इनोवेशन, प्रोडक्टिविटी, लोकल एंड ग्लोबल इंटरकनेक्टेडनेस। मतलब यहाँ पे इंडस्ट्रीज लगे, बिजनेसेस ओपन हो, लेकिन वो बिजनेसेस किस तरीके के हो, इन्वायरमेंट सस्टेनेबल बिजनेसेस। चंडीगढ़ में आपको कोई बहुत बड़ी फैक्ट्रीज नहीं देखने को मिलेंगी, बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज यहाँ पे नहीं है, छोटी छोटी फैक्ट्रीज आपको देखने को मिलेंगी, जो इस सिटी को पल्यूट नहीं करती हैं, आप बोल सकते हो डिमांड पूरा करती है, लोगों को जॉब देती है। लास्ट है स्मार्ट इन्वायरमेंट, उसमें देखो ग्रीन बिल्डिंग्स, ग्रीन एनर्जी एंड ग्रीन अर्बन प्लानिंग। ग्रीन 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 मतलब इन्वायरमेंट को मद्देनजर रखते हुए। ग्रीन बिल्डिंग्स क्या होती हैं, जैसे फॉर हमने ये लगा रखी हैं, और हमने कितनी, 1 2 3 3 ट्यूबलाइट्स लगा रखी हैं।
इनको बंद करके उनको ओपन किया जाए, क्या यहाँ पे जरूरत पड़ेगी ट्यूबलाइट? नहीं। दैट इज ग्रीन बिल्डिंग। जैसे राजस्थान के अंदर ये होता है, राजस्थान में देखो इतना बड़ा राजस्थान है, और बीकानेर का जो एरिया है वहां पे तो खास तौर पे देखो इतनी इनकम नहीं है कि वहां के सरकारी स्कूलों में एसी वगैरह या पंखे वगैरह लगाए जा सके। कुछ स्कूल तो ऐसे भी है जहाँ पे पंखे नहीं है। तो अभी जो नए स्कूल की इंफ्रास्ट्रक्चर बन रही है वो इस तरीके से बना रहे हैं कि नेचुरली, क्योंकि वहां पे हवा बहुत चलती है। अभी गर्मियों में भी अगर आप देखोगे लू वगैरह जो चलती है, लू कहाँ पे चलती है? खास तौर पे राजस्थान, पंजाब वगैरह में तो थोड़ी बहुत पहुंचती है, खास तौर पे राजस्थान में चलती है। हवा तो चलती है लेकिन गर्म हवा है। बिल्डिंग्स ऐसी बना दी हैं कि वो हवा घूम फिर के जब कमरों में आएगी तो वो ठंडी होके आएगी। जैसे आपने अक्सर देखा होगा, पहले क्या होता था, बीच में आपका घर बनाया जाता था, चारों तरफ वरांडा रखा जाता था। वो वरांडा क्या काम करता है? वो एक्चुअली क्या है, आपको शेड प्रोवाइड करता है। जैसे ये हमारी खिड़कियां हैं, इसके आगे अगर पोर्च सा बना हो तो ऑटोमेटिकली जब हवा आएगी धूप सीधी नहीं पड़ेगी, जिससे क्या हो जाएगा, अंदर वाला माहौल आपका ठंडा रहेगा, तो आपको एसी नहीं चलाना पड़ेगा। आज सिस्टम क्या है, सारे बरांडे बरूंडे उड़ा दिए, चारों तरफ से धूप पड़ती है, इतना तप जाता है, आप बोल सकते हो कमरा कि आप एसी के बिना, आप यहाँ पे एसी के बिना बह नहीं सकते। आप सोच के देखना, अभी देखो बाहर, मैंने उस दिन भी आपको बोला कितना माहौल अच्छा है बाहर, लेकिन यहाँ पे एसी के बिना सर्वाइवल नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका स्ट्रक्चर ऐसा है, ये ग्रीन बिल्डिंग नहीं है। कहने के लिए लाइट है, लेकिन अगर पीछे कुछ बना होता तो यहाँ पे इतनी गर्मी ना हो, समझ रहे हो? तो वैसी ग्रीन बिल्डिंग्स को आपने बनाना है, तो मतलब ये सारी चीजें इसमें आ जाती। देन इसमें देखो दिसंबर 2023 का हमारे पास रीसेंट डाटा अवेलेबल है। मदुराई की अगर हम बात करते हैं, इसने अपने जितने भी प्रोजेक्ट स्टार्ट किए थे वो 100% कंप्लीट हो चुके हैं। 56 सिटीज ऐसी हैं जहां पे 80% काम जो है वो पूरा हुआ है। 14 सिटीज ऐसी हैं जहां पे 50% या 50% से भी कम काम हुआ है, और 16 से 39% कुछ ऐसे एरियाज भी हैं जहां पे आप बोल सकते हो काम बहुत कम हुआ है। जैसे पुडुचेरी हो गया, सहारनपुर हो गया, पोर्ट ब्लेयर हो गया, गैंगटॉक हो गया, शिलोंग हो गया, सिलवासा, ईटानगर, ये कुछ एरियाज आप बोल सकते हैं। तो मतलब हर जगह भी पूरा काम हो नहीं पाया। एक मदुराई है जिसने 100% अपने प्रोजेक्ट पूरे कर रहे हैं, तो मतलब बेस्ट सिटी ऑटोमेटिकली मदुराई हो जाएगी आपकी। देन अचीवमेंट की अगर हम बात करते हैं, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, मतलब 100 स्मार्ट सिटीज बनाई है, तो वहां पे डिजिटलाइजेशन को प्रमोट किया है। अलाइनमेंट विद सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 11 जो है, मैंने आपको बताया था कि 17 गोल्स है जो जर्नल असेंबली, यूएन जर्नल असेंबली 2015 में लेके आई थी। 17 गोल्स जो हमारे लिविंग लाइफ स्टाइल को आप बोल सकते हो सस्टेनेबल बना देंगे। जैसे वाटर को पल्यूट नहीं करना, आपने हेल्थ को अच्छा करना है, पॉवर्टी को दूर करना है, हंगर को दूर करना है। वैसे गोल नंबर 11 बोलता है इंक्लूसिव, सेफ, रेसिलिएंट एंड सस्टेनेबल सिटीज। तो स्मार्ट सिटी मिशन से हम एक तरीके से यूएन का ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 11 जो है वो पूरा कर रहे हैं, और हमने ये वादा किया है कि 2030 तक हम सारे गोल कंप्लीट कर दें। तो स्मार्ट सिटी मिशन भी कहीं ना कहीं वहां से डिराइव हो रहा है। देन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हमें देखने को मिली है। देन स्मार्ट सिटी मिशन सक्सेस स्टोरीज, इलाहाबाद, इंदौर, देखो आ गया ना इंदौर, विशाखापट्टनम, ये बेस्ट सिटीज है जिनकी स्टोरी यहाँ पे बताएगी, जिससे आप कुछ सीख सकते हो। और फिर उसके बाद हमारे पास कुछ इश्यूज दिए गए हैं, इसको जस्ट एक बार रीड करना, नहीं तो हम नेक्स्ट क्लास में इसको डिस्कस करेंगे। अब देखो 2016 में देखो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था, with a brief background of quality of urban life in India, introduced objectives and strategy of smart city program। ठीक है, तो पूरा स्मार्ट सिटी प्रोग्राम के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया, क्योंकि 2015 में ये प्रोग्राम आया था। आज जो क्वेश्चन आएगा वो इस तरीके से हो सकता है कि प्रॉब्लम्स क्या है, चैलेंजेस क्या है, क्योंकि अभी मिशन इंप्लीमेंट हो गया ना, प्रॉब्लम्स क्या है, चैलेंजेस क्या है, इसको सुधारा कैसे जा सकता है, आज के क्वेश्चन ये बन सकते। ठीक है, ठीक है, यहाँ तक करते हैं, बाकी करेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। यहां तक समझ आया? ठीक है, इसको रीड करना फिर एक बार।